दोस्तों, टेरर फाइनेंसिंग एक हिडन वेब जैसा है। कॉम्प्लेक्स, हर वक्त बदलते हुए और ट्रैक करना मुश्किल, खासकर कि कश्मीर जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में। फॉरेन फंडिंग से लेकर इलीगल ट्रेड तक टेरर फाइनेंस करने के तरीके समय के साथ बदल रहे हैं, जिसे प्रिडिक्ट करना या रोकना बहुत ही चैलेंजिंग है। वैसे ही टेक्नोलॉजी की दुनिया भी रैपिडली चेंज हो रही है और एआई तो पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को ही ट्रांसफॉर्म कर रहा है। जैसे टेरर फाइनेंसिंग को समझने के लिए फाइनेंशियल नेटवर्क्स को डिकोड करना जरूरी है, वैसे ही आज के जॉब लैंडस्केप को समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मास्टर करना एसेंशियल है। 2024 में मास लेऑफ से करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग इम्पैक्ट हुए हैं। अब सवाल ये है कि आप एआई रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं या इन 1 लाख लोगों की तरह पीछे रहना चाहते हैं। इससे बचने के लिए मैं आपको ये 3 घंटे की ऑनलाइन क्लास इन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन एआई रेकमेंड करूंगा। यूजुअली ये वर्कशॉप पेड होती है, लेकिन दिवाली के ओकेजन पर हमारे पहले 1500 व्यूवर्स जो रजिस्टर करेंगे उनके लिए ये फ्री है। इस वर्कशॉप में आप 20 से ज़्यादा एआई टूल्स को यूज़ करना सीख कर अपना 70 से 80% काम ऑटोमेट कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग के थ्रू आप बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा को आसानी से एनालाइज करना, प्रेजेंटेशंस मिनटों में बनाना और यहाँ तक कि स्ट्रेटजीज डेवलप करके सही बिजनेस डिसीजंस लेना भी सीख सकते हो। तो चाहे आपका बैकग्राउंड टेक है या नॉन टेक, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस या फाइनेंस, ये ट्रेनिंग आप सभी अटेंड कर सकते हो। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा टू गेट टाइमली नोटिफिकेशंस। और याद रखिए, ये सिर्फ पहले 1500 लोगों के लिए ही फ्री है। थैंक यू। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक सर। हमने बोला था कि हम एक एपिसोड करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस होगा, जो आपकी पहली बुक थी टेरर फाइनेंसिंग इन कश्मीर, क्योंकि हमने थोड़ा सा बात किया था बट डिटेल में हमको ये बात करनी थी। सेकंड बुक थी ये मेरी। जी जी। तो टेरर फाइनेंसिंग इन कश्मीर की जो मैं पुस्तक है आपकी, वो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें एक बहुत इंसिडेंट है एक, और वो जसवंत सिंह और आपके जो मित्र हैं उनके साथ आप जब ये बदला हुआ नाम है जसवंत सिंह। हाँ हाँ, तो आप उनके एक कश्मीरी हैं, उनके घर में जाते हैं तो बढ़िया खाना आप खाते हैं, और वो इंसिडेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे पता चलता है कि कश्मीर कितना अजीब तरीके का प्लेस है। तो वो कहानी से शुरुआत करते हैं। एक्चुअली मैं गया हुआ था आपका नॉर्थ कश्मीर के अंदर, ये जो एरियाज़ है ना आपका पतन, बारामूला, क्रीरी, इस साइड में मैं गया हुआ था वहाँ पर। तो वहाँ हमारे एक मित्र थे, वहाँ पर एक सिख कम्युनिटी है, वो माइनॉरिटी में है वहाँ पर, वो लोग रहते हैं, अभी भी रहते हैं। तो ये जसवंत सिंह जी का नाम डेफिनेटली कुछ और है असल में। तो पहले मैं उनके घर पे गया था, उन्होंने कहा, बात हुई, और उन दिनों काफ़ी ये सारा पोस्ट बुरहान के बाद का जो सारा जो फेज़ था 2017, 18, 19, इसमें मिलिटेंसी काफ़ी पीक पर थी कश्मीर में। एफटीज़ बहुत आ रहे थे, तो हम लोग जाते हम लोग का सवाल ये होता था, भाई अच्छा एफटीज़ कितने हैं इस एरिया में, बताओ, लोकल टेररिस्ट एलटीज़ कितने हैं, क्या तो जसवंत सिंह जी जो थे वो एक एमेच्योर आप कह सकते हैं, मतलब मैं एकेडमिक एक्सपर्ट तो नहीं कहूँगा, बट उस एरिया में काफ़ी उनका एक इन्फ्लुएंस था और काफ़ी उनको इंटरेस्ट था इन चीज़ों के अंदर। तो उन्होंने कहा कि सर मैं आपको एक बड़े अच्छे इंसान से मिलाता हूँ। तो मुझे किसी घर पे लेके गए और मिलाया उनसे। एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा आदमी था और आराम से बात करने में बहुत कर्टियस वगैरह। उसने अपना नया घर बनवाया था, पहले तो पूरा अपना घर दिखाया, उसमें पेपर माशी का शानदार काम था, बहुत मेहनत करके बड़ी उसने शिद्दत से वो घर बनवाया था। क्या छोटे छोटे बच्चे थे उसके, 2 प्यारे बच्चे थे बड़े, क्या है ना। उसकी बेगम थी, बहुत ही कहते ना, आप मान के चले बड़ी वेल मैनर्ड, सोफिस्टिकेटेड बना। उन्होंने खाना वाना बनाया हमारे लिए, पूरा वाजवान वगैरह बनाया और उसके बाद लेकर के आया, बातचीत की, अच्छे से बिठाया किया, और जनरल बातें हो रही थी मिलिटेंसी वगैरह। उसके बाद वहाँ से जब निकले तो मुझे बताया जसवंत सिंह ने कि आपको पता है ये कौन था, क्या था। मैंने बताओ क्या था। कि इस आदमी ने, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा, मगर वो और उसका भाई, एक एक बंदे ने कम से कम, एक ने तो शायद पहले वाले ने तो 80-90 लोग मारे और भाई ने 70-80 लोग मारे, तो 200 का डेथ काउंट था उनका। और जो है उसने बताया कि ये लोग जो थे, जो 2016 में जो बुरहान वानी की मिलिटेंसी शुरू हुई, तो उसके बाद कश्मीर में जो सारा जो वेपन सप्लाई का जो नेटवर्क था, वो ये लोग उसमें बड़ा एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे थे। ये उस तरह के लोग थे। तो आई वॉज शॉक्ड। यार मैं तो देखता रहा कि भाई घर में इतने अच्छे संस्कार, छोटे बच्चे आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं, अम्मी अब्बू की इतनी सेवा हो रही है और इतनी बेगम अच्छे से खाना बना करके लेकर के आ रही है, क्या। तो कहने का मतलब कि एक कहता है ना, सामने जो चीज़ नज़र आती है वो कुछ और होती है, पीछे कोई चीज़ और होती है।
और बाद में मुझे जब लोगों ने बताया कि अच्छा वहाँ खाना खा करके आप उनके वहाँ पर, साहब वो तो आपने तो ऐसी लाइफ पर इतनी बड़ी रिस्क ली हो कि उनका तो पता है कि वो तो जो आपका प्रोफाइल है, जो आप काम कर रहे हैं, आपको पाकिस्तानियों को बेच देता, क्या करते आप, तो 4 लोग आकर के उठा करके लेके जाते। लेकिन जब मैं वहाँ पर उसके घर पे बैठा था, जब मैं खाना खा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं। और मैं आज तक मानता हूँ कि कोई एक अच्छा आदमी था जो था, बट डेफिनेटली बड़ा एक ड्रेडेड हार्डकोर मिलिटेंट रहा था अपने ज़माने के अंदर। और एक और चीज़, सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो एक स्कूल भी चलाता था जहाँ पर बच्चे आके पढ़ते थे, और वहाँ पर जो है ना बाकायदा बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा भी दी जाती थी। तो ये क्या मतलब, और वो एक सरकारी नौकर भी था, गवर्नमेंट में के अंदर भी काम करता था। जो आपके जो लोअर लेवल पर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, क्या आई थिंक पीडब्ल्यूडी, इंजीनियरिंग वगैरह, ऐसे ही किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर वो काम करता था। तो ये क्या सा मतलब, रिफॉर्म हो जाते हैं, गवर्नमेंट में भी नौकरी पा जाते हैं, तो इनके ऊपर जैसे 80 लोगों को मार दिया, या उसके भाई ने भी 80 लोगों को मार दिया, 200 लोगों को मारने के बाद भी ये सिस्टम में आके काम करते हैं, तो ये जो केसेस होते हैं इनका क्या होता है? मतलब क्या फिर वो उनके पास सरकार उनको परस्यू नहीं करती है, क्या है? वो एक जो दौर था ना कश्मीर के अंदर, वो एक अलग दौर था। उस समय मिलिटेंसी एक कॉमन डिस्कोर्स, एक कॉमन नैरेटिव बन चुका था। मतलब आपके 90s के दौर में कश्मीर में 3-3 हज़ार 8-8 हज़ार मिलिटेंट हुआ करते थे। मतलब जिसको मन आया पाकिस्तान गया, तंजीम रजिस्टर करवा के आ गया, तो एक फैशन बन चुका था। तो उस वक्त जो भी किलिंग्स वगैरह हुई, फिर जो है जैसे तैसे पूरा एक सिस्टम अप्रूव हो चुका था। आपके थाने तबाह हो चुके थे, रिकॉर्ड्स नहीं थे। फिर वापस 96 में इलेक्शन करवाया, चीज़ों को थोड़ा सा ठीक ठाक शेप में लाना शुरू किया, मिलिटेंसी पर क्रैकडाउन शुरू किया। तो उस वक्त जो है ना, इन चीज़ों को भी, केसेस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, ये सारी चीज़ें मतलब जो ना उतनी उस प्रॉपर फॉर्म में थी नहीं, मतलब हो नहीं पाई थी। तब तो एक ही एम था कि साहब इनको न्यूट्रलाइज करो, इनको मारो, क्योंकि ऐसे ड्रेडफुल चीज़ें होती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे उस कंसर्न उस आर्मी ऑफिसर का नाम याद नहीं आ रहा, कुपवाड़ा के अंदर उसको एक मिलिटेंट था, उसने उसको मारा था, उसकी गर्दन काटी, बताते हैं उसको बुचर किया था, मतलब गर्दन काटी थी या मारा था, बट उसको वहीं पर बड़ा बहुत ब्रूटल तरीके से मारा था। दैट मैन इज स्टिल अलाइव, वो जो बंदा जो था जिसने, और वो आई थिंक मेरे ख्याल से सरकार में किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो मतलब मेन स्ट्रीम हो चुके हैं ये सब। वो अब तो इसलिए फिर हुआ ये धीरे धीरे ओवर टाइम कि भाई ये लोग, अब आप पूरा जब जहाँ पर डोमिनेंट नैरेटिव ही मेन उस आपका मिलिटेंसी का है, तो फिर सरकार भी सोचती है कि भाई ठीक है, हमें चीज़ों को मैनेज करना है, चीज़ों को ठीक रास्ते पर लेकर के आना है, तो फिर हमें कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। तो जो लोग सरेंडर करना चाहते थे वो फिर सरेंडर किया, उसमें से अब ठीक है उन्होंने हरकतें की, लेकिन सबूत नहीं होंगे, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हुआ नहीं। फिर जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल के ऊपर उनका भी लोगों के साथ एक रिलेशनशिप होता है, तो इन्वेस्टिगेशन को उस तरह से परस्यू भी नहीं करते हैं ना, वो भी नहीं हुआ। तो फिर वो लोग सिस्टम में आ गए कि ना, कोई सरकारी नौकरी में आ गया, पुलिस में भी चले गए। ऐसे कई सारे हैं जो फॉर्मर मिलिटेंट से अभी पुलिस में काम कर रहे हैं, है ना। अच्छा। है जी, जम्मू एंड कश्मीर में कई सारे हैं। मेरी एक दोस्त थी, वो IAS ऑफिसर थी वहाँ पर, उसको किसी ने बताया कि भाई तुम्हारे साथ जो तुम्हारा जो गनमैन है वो पहले मिलिटेंट था, उसके तो होश फाख्ता हो गए कि ये क्या है ना ये। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले मिलिटेंट थे और बाद में इसमें आ गए सर्विसेज में। इनफैक्ट एक तो बड़ा मशहूर केस है JNK का, अभी आप वो तो हाल फिलहाल का ही केस है। एक भाई IPS अफसर था और एक भाई टेररिस्ट था और उसको जब मारा, हाँ उसका एनकाउंटर हुआ बाकायदा टेररिस्ट का। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है। तो फिर अब ये लोग अब कहते हैं कि भाई पूरे रिफॉर्म हो जाता है, मैं नहीं मानता रिफॉर्म होता है। देखिए रिफॉर्म कुछ नहीं होता। हम लोग है ना, हमें ये भी देखना चाहिए कि जैसे जो कोई टेररिस्ट बनता है वो क्या मोटिवेशन से बना, एकदम गुस्सा आया, जोश में आए। उस समय इखवान का बड़ा दौर था, तो इखवानी से लोग ये बड़े परेशान रहते थे क्योंकि इखवान भी एंटी मिलिटेंसी काम कर रहे थे। उसमें से कई बार थोड़ी सी ज्यादतियाँ भी हो जाती थी नीचे के लेवल के ऊपर। कुछ लोगों ने मिलिटेंसी ज्वाइन कर ली। अब अल्टीमेटली मिलिटेंट की एक शेल्फ लाइफ क्या होती है, वो कर क्या रहा है? वो मिलिटेंट बन के हथियार ले लिया, ट्रेनिंग कर ली, इधर से उधर भाग रहा है, बच रहा है, कभी कोई इक्का दुक्का ऑपरेशन कर लिया तो कर लिया। अल्टीमेटली उसकी क्या गति है? या तो वो पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस के एनकाउंटर में मारा जाएगा, या फिर जो है तो वो लड़ने की ताकत वो कब तक रखेगा, छुपता रहेगा। तो कुछ लोगों में फटीग भी आ जाती है। अब सरेंडर कर दिया, ठीक है, आप उसके बाद मेन स्ट्रीम में आ गए, मिलिटेंसी छोड़ दी है। अब जब सरेंडर कर दिया, ठीक है ना, ये जिसकी बात बता रहा हूँ उसका एक और किस्सा बताता हूँ मैं आपको। जो जसवंत सिंह ने जिससे मिलाया था, वो वहाँ पर तब ये भी होता था कश्मीर के अंदर कि लोग अपनी आपसी रंजिश निकालने के लिए भी जो है ना किसी के बारे में इनपुट देते। तो किसी के बारे में इनपुट दिया कि साहब ये आदमी तो पुलिस से मिला हुआ है, खबरी है, इसको मारो। तो ये लड़के जो थे ये हिजबुल मुजाहिदीन के थे, इसको मारने गए 1-2 लोगों के साथ में। देखा जिसको मारने के लिए भेजा है वो तो अपना व्हील चेयर पर बैठ के कोई बुजुर्ग आदमी था, घर के अंदर जा रहा था।
तब उससे उसको नहीं मारा गया। उसके बाद उसने कहा कि अब ठीक है, ये बहुत हो गया था। तो फिर ये मेन अपना एक वो वायलेंस छोड़ करके दूसरे रास्ते पर, लेकिन सिंपैथीज इनके दिल में रहती है। फिर ये क्या होता है कि किसी एजेंसी के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके पास इनपुट्स होते हैं, एज OGWs काम करना शुरू कर देते हैं, इनके कनेक्शंस होते हैं उस वर्ल्ड के अंदर, तो पुलिस के साथ, एजेंसीज के साथ, तो एक पार्शियली इनका इन्वॉल्वमेंट जो कहते हैं ना, है भी और नहीं भी, है ना, आधे इधर आधे उधर, उस तरह का इन्वॉल्वमेंट इनका रहता है। वो सब काम करते रहते हैं। ये अब सरकारी नौकरी के अंदर आ गए, फिर क्या अपना इनको ये भी रहता है कि भाई अब कुल मिला के अपना घर परिवार भी बसाना है। तो जैसे मैंने बताया ना, अपना शानदार घर बनाया था, शादी कर ली, बच्चे हो गए, तो उसके बाद अब आपके फिर जो है ना, आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते ना, आपके भी कुछ स्टेक्स डेवलप हो जाता है, वो चीज़ें हो गई। बट यस, ये कि सिंपैथीज इनकी रहती हैं, और पैसे का भी एक फैक्टर है भाई। जैसे वो ये कहता था कि उसको सिंपैथी उसकी थी डेफिनेटली, कोई इंडिया से उसको कोई लगाव नहीं था, कोई मोहब्बत नहीं थी इंडिया से उसको, लेकिन सिंपैथी उसकी प्रो पाकिस्तानी थी, सब कुछ था, जैसे एंटी आपका जो ना बिल्कुल ये एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ भी थे, लेकिन पैसा उसका मेन मोटिव बन गया था। वो कहता कि साहब जनाब पैसा मिलेगा तो फिर सब कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसा दो तो इतना करोड़ दो तो हाफिज सईद को ठोक के आता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चीज़ें पॉसिबल हैं, डूएबल हैं, ये सब चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। उसने बताया मुझे भी कैसे क्या, मैंने कहा कि यार ये फला, जब मैं वहाँ पाकिस्तान में था तो उसके घर पे जो खाना बनाता था लड़का हाफिज सईद के घर पे, वो हमारे बड़े क्लोज कॉन्टैक्ट में था, ये था। तो पैसा एक बहुत बड़ा हिटमैन टाइप बन जाते हैं ये लोग, है ना। जैसे ये आपने वहाँ से हथियार लाना उस पार से, उसको इधर लोगों तक पहुँचाना, उसमें भी एक ना अच्छा खासा अमाउंट बंधा हुआ है ना, एक जो आ रही है उसके ऊपर आपको सपोज ने किसी को आपने बीच में इतना कमीशन दिया, ये दिया, और यहाँ ला के बांटा, तो आपका एक हिस्सा बन जाता है 3-4 लाख में बराबर। तो इस तरह से, और ड्रग्स का भी है उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक मनी का मोटिवेशन बड़ा स्ट्रांग हो जाता है उनका। बट यस, सिंपैथी, अगर आप ये मानते हैं कि वो पूरी तरह रिफॉर्म होकर के देश के सच्चे नागरिक बन गए, इंसाफ की डगर पर हमको सिखा दो चलना, तो वो नहीं है वो चीज़। अब उसी की बात करते हैं, जैसे आपने बोला पैसे की। हाँ। तो पैसा कैसे आता है, क्योंकि पैसा सबसे जरूरी एलिमेंट है पूरे टेररिज्म को फाइनेंस करने में और ये सब। तो पैसे का जो आपने पूरी बुक में डिटेल आउट किया है, उससे ड्रग्स से शुरू करते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ ले लेते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ ना बहुत कॉम्प्लेक्स और वो सब इन डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ड्रग्स से शुरू करते हैं कि ड्रग्स किस तरीके से और कैसे शुरू हुआ ये खेल, क्योंकि ड्रग्स का जो इकोनॉमी है पाकिस्तान अफगानिस्तान वो वाला जो रीजन है, और ISI के लिए शायद मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनका, थाउजेंड्स ऑफ करोड्स का उनका रेवेन्यू वहाँ से आता है, जिससे अब वो मतलब फॉर्मल इकोनॉमी में तो है नहीं तो वो सब उससे बहुत सारी चीज़ें फाइनेंस होती हैं, चाहे उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, चाहे उनकी और सारी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, या आर्मी के जो लोग हैं उनको पैसा मिलता है, ISI को मिलता है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिस्कस करना, नॉट जस्ट रिलेटेड टू इंडिया बट इन पाकिस्तान एज अ होल। ठीक है, पैसे की जो आपने बात की ना, पहला इसमें 2 बातें मैं क्लियर करना चाहूँगा। एक तो अगर हम सिर्फ टेररिज्म की बात करें, तो एक पर्टिकुलर टेररिस्ट एक्ट को करने में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता। आप अगर, मैंने स्टेटिस्टिक्स दिए अपनी किताब में, तो मैं अगर जो कोई इंटरेस्टेड है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी किताब ने, उसके अंदर मैंने मुंबई 11 में कितना खर्चा आया था उसका भी फिगर्स दिए हैं, आपका 9/11 के अंदर कितना खर्चा आया था उसके भी फिगर्स दिए। तो आप देखेंगे कि इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ टेरर जो होती है उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता। 10 लड़के ले लिया आपने, कुछ हथियार ले लिया, बम ले लिया, तो खर्चा फिर आता कहाँ है? अगर आप देखेंगे, अगर हमारा पूरा जैसे बजट देखें कश्मीर का टेररिज्म का, तो आई थिंक साल का कितना 260 मिलियन ऐसा कुछ के आसपास बजट है, उसमें वही मैंने बुक में दे रखा। ये खर्चा जो है ना अलग अलग हेड से बनता है, बिकॉज आपको अगर मिलिटेंसी टेररिज्म सस्टेन करना है तो आपको उसके आसपास एक पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ता है, आपको एक नैरेटिव क्रिएट करना पड़ता है टेररिज्म का। जो 4 लोग आकर के बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया वो तो एक आखिरी एक्ट है, बट टेररिज्म और ये सारी की सारी चीज़ें, जो टेरर फाइनेंसिंग का रोल कहाँ है, व्हाट गोज बिफोर द बॉम्ब गोज ऑफ। अब जैसे कश्मीर के अंदर ही मान के लीजिए ना, तो आपको अगर सेपरेटिस्ट नैरेटिव क्रिएट करना है तो आपको अपने फेवर का मीडिया चाहिए जो इस तरह की बातें करता रहे, आपको जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर इस तरह के लोग चाहिए जो इस तरह की प्रोफेसर चाहिए जो इस तरह की बातें करते रहे, आपको सरकारी सेवाओं में जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर अपने एसेट्स चाहिए,
एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, इंटेलिजेंस में, जो आपको खबरें देते रहें, आपको फेवर करते रहें। आपको जुडिशरी में अपने एसेट्स चाहिए, क्योंकि आपके लोग अगर गिरफ्तार होंगे, चाहे वो स्टोन पेल्टर्स हों, चाहे मिलिटेंट्स हों, तो उनको राहत देने के लिए आपको फेवरेबल जजेस चाहिए, ऐसे वकील चाहिए आपको फेवरेबल। तो वेल ऑयल्ड इकोसिस्टम पूरा का पूरा नेटवर्क तरह से। आपको थिंक टैंक्स चाहिए जो कि लगातार जो वहाँ पर नैरेटिव करते रहे, प्रोड्यूस इसका आपका। सोशल मीडिया के लिए आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, आपको ब्लॉग्स रन करने के लिए चाहिए, इस तरह से ऐसे पॉडकास्ट और वीडियोस बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए। अदरवाइज लोग कैसे इंस्पायर होंगे, मोटिवेट कैसे होंगे? तो पैसा, ये जो इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ता है, इसमें बहुत पैसा लगता है। अब हमने कश्मीर की बात करते हैं, तो आपने ड्रग्स का क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा 1989 में जब शुरुआत में ये चीज़ हुई, तो पाकिस्तान को कोई खास उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पर कश्मीरी लोग हैं ना इतना रिस्पॉन्ड करेंगे। ये मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट में बताया था। जनरल ज़ियाउल हक कहता था कि ये बामन की औलाद है, पंडितों की औलाद है, ये कहाँ लड़ेंगी जनाब। तो बड़ा स्केप्टिकल था इस चीज़ को लेकर के कि ये जो है मिलिटेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन जब शुरू हुआ तो वो भी बड़े अचंभित रह गए कि भाई ये तो लड़के आए जा रहे हैं उस पार से। और मैंने एक जिक्र भी किया उसमें कि उस पार इतना जाना इतना कॉमन हो गया था कि एक जो श्रीनगर से सोपोर जो बस जाती थी, तो वो बोलता था कि सोपोर ओपोर, सोपोर सोपोर ओपोर, तो हल्का साइलेंटली ओपोर बोल देता था। ओपोर मतलब उस पार, नहीं। तो बस जाती थी, वो उसको उधर लड़के जाने वाले उधर उसको ड्रॉप कर देते। और तब तो हमारे बॉर्डर्स भी कोई फेंसिंग नहीं थी, बड़े ओपन बॉर्डर्स से, बहुत बड़ा डिफिकल्ट टेरेन है। बहुत लड़के गए, सब लोगों ने तंजीम रजिस्टर करवाई, ट्रेनिंग लेकर के आए। तो तब पाकिस्तान को लगा कि अब ये तो मामला जो है बढ़ता जा रहा है और इसको कोई सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा। अगर सिर्फ 30, 40, 100, 200 लड़के जाते और काम होता तो बात अलग थी, लेकिन लड़के हज़ारों की तादाद में जाने लगे। तब उनको लगा कि मिलिटेंसी एक अच्छा बिजनेस हो सकता है कश्मीर के अंदर, और इंडिया को कॉर्नर करने के लिए इट कैन बी ए गुड इंस्ट्रूमेंट। तो उन्होंने पूरा देखा कि आप टेरर फंडिंग के लिए आपको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो ये क्या करते थे, कैश कुरियर्स इनके होते थे। एक बंदा कैश लेके जाता था बॉर्डर के इस पार आकर के, और किसी पर्टिकुलर जगह पर कैश रखता था। कोई दूसरे बंदे को पहले से बता रखा था, वो वहाँ पर आता था और वो वहाँ से कैश लेकर के चले जाते थे। ये करते थे। अब उसमें क्या था, कैश को मतलब एक कैश की अपनी सहूलियत होती है कि आपको कोई चेक नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, लेकिन उसके अपने नुकसान भी हैं। अगर आपको ज़्यादा अमाउंट लेके जाना है तो आप कितना कैश कैरी करेंगे। अगर सपोज इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं उस पार से, वो ऑलरेडी अपना हथियार लेके आ रहा है, एक एक बंदा अगर 2-2 बंदूक लेकर के आ रहा है से, या कुछ और सामान ग्रेनेड वगैरह लेकर के आ रहा है, अगर वो बोरे भर भर के कैश भी लाने लगा तो वो तो वजन ही कैरी नहीं कर पाएगा। तो फिर इनको और भी रास्ते ढूंढने पड़े। फिर ये उस वक्त क्या होता था कि तब मिलिटेंसी इतनी कॉमन हो गई थी कि श्रीनगर वगैरह के अंदर किसी भी छोटे बच्चे को बुलाया, किसी को 10 रुपया दिया, 25 रुपया दिया, जाओ ये ग्रेनेड फेंक करके आ जाओ, तो वो फेंक करके आ जाते। वो सारा काम कैश में होता था, ठीक है ना। अब लेकिन बाद में इनको लगा कि भाई अब जो है आपको मिलिटेंसी बढ़ती जा रही है, पैसा हमें और स्किल चाहिए। हुर्रियत का स्थापना कर दी 93 के अंदर, उसके लिए भी पैसा चाहिए था। ऑफिस चलाने थे, विदेश यात्राएं करनी थी, आपको जो है दुनिया भर की पेटिशंस, लिटरेचर वगैरह बनाना था से, और हुर्रियत के ऑफिस के खर्चे अलग तरह के थे, मीडिया के खर्चे होने लगे। तो फिर कहा कि इतना तो हम क्या करें, उसके लिए तो कुछ और रास्ता। तो फिर आए ड्रग्स पर ही। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो थी वो ड्रग्स को फंडिंग के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया था उन्होंने, ठीक है। तो ड्रग्स के लिए करता, ड्रग्स में क्या बेनिफिट था, आप एक पैकेट 1 kg छोटा सा हेरोइन का लेकर के आए, वहाँ आपको सपोज मिल जाती, मैंने सारी रेट्स दे रखी हैं अपनी किताब के अंदर, वो रेट्स भी वेरी करती रहती है। सपोज 5, 10, 15, 20 हज़ार में आपको अफगानिस्तान खैबर पख्तूनख्वा मिल गई। कश्मीर श्रीनगर आते आते वो 1 करोड़, और दिल्ली जाते जाते 3 करोड़, 5 करोड़ मुंबई जाते हैं, ऐसी उसकी रेट्स हो जाती हैं। तो कितना फ़ायदा है आप सोचिए। तो पहले क्या होता था कि पहले तो जो इन्फिल्ट्रेटर्स आते थे वो खुद अपने साथ जो है ना वो इसके ड्रग्स के पैकेट वगैरह लेके आते थे, लेकिन अब उसमें दिक्कत होने लगी, क्योंकि जो लेकर के आया आपने उसको मार दिया तो आपका वो 1 करोड़ 2 करोड़ के पैकेट का भी नुकसान हुआ। और उससे क्या फिर आइडेंटिफाई भी होने लगे ड्रग्स के जो काम करने वाले सारे जो लड़के जो थे ड्रग्स में, कोऑर्डिनेटर्स थे इनके, अब आपके जो इनके जो हैंडलर्स वगैरह थे, पेडलर्स थे, वो सब भी आइडेंटिफाई होने लगे। तो ड्रग इकोनॉमी भी खत्म होने लगी। तो इसलिए इन्होंने फिर दोनों चैनल सेपरेट कर दिए कि भाई अगर सिंगल इन्फिल्ट्रेटर आता है जो मिलिटेंट बन के आ रहा है टेररिस्ट, तो वो तो एक हथियार AK-47 लेके आ रहा है, ठीक है। अगर मारा भी गया तो क्या होगा, हद से 50-60 हज़ार की AK-47 हथियार जाएगी, उसके अलावा कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर ड्रग्स के साथ मारा जाता है तो करोड़ों में एक्सपेंडिचर हुआ। तो ड्रग्स का चैनल सेपरेट कर दिया। तो वहीं से ड्रग्स का पूरा कारोबार एक अलग तरह की जो है ना ट्रैक, पूरा अलग तरह का जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम उसमें चलता था वो
और ये मिलिटेंट्स वाला अलग चलता था। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, कंप्लीट एनोनिमिटी रखते थे, क्योंकि उधर क्या, अगर आप पकड़े गए ड्रग्स के अंदर तो फिर सजा को उसको आप मिलिटेंसी से लिंक नहीं कर सकते ना डायरेक्ट। अगर आपने सपोज मिलिटेंट्स के साथ ही भेजा तो फिर ड्रग्स को सीधा मिलिटेंसी से लिंक को कर दिया आपने, टेररिज्म से, और उसमें फिर कानून भी दूसरा लगता था। टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए तो एक्ट अलग लगती है, इधर अगर आप ड्रग्स को आप सेपरेट कर देते हैं तो उसमें फिर एनडीपीएस लगता है। एनडीपीएस के अंदर काफ़ी थोड़ा सा ईजी भी है, रिलैक्स भी है चीज़ें, इतना आसान नहीं है कन्विक्शन फाइनली करवाना। और वो जो है ना, उससे क्या, वो चैनल उनका सेफ रह जाता था। तो वो ड्रग्स वाला शुरू किया उन्होंने। ड्रग्स पर भी फिर हमारे लोगों ने क्रैकडाउन करना शुरू किया। फिर आई थिंक 97-98 के आसपास आते आते कश्मीर में जो है ना फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का काम काफ़ी बढ़ गया। आई मीन ये वो दौर था, अगर आप देखेंगे तो 96 के आसपास, 94-96 के आसपास लश्कर तैयबा एक्टिव हुआ, ठीक है। उसके आसपास उसी के आसपास जो है 94-93 के हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसारी एक्टिव हो ही रहे थे। 99-2000 में जैश आ गया था, ठीक है। तो अब एफटीज काफ़ी बढ़ रहे थे, तो यहाँ पर आ गया हवाला का रोल। अब हवाला एक मेजर इनका सोर्स बनता गया, जिसमें पैसा मिडल ईस्ट से राउट होता था मोस्टली सारा का सारा, है ना। तो अब इसमें इनके अपने, जैसे लश्कर तैयबा तो खुद अहले हदीस में बिलीव करता है, तो वहाँ पर वेस्ट एशिया के अंदर जो है ना कई सारे बड़े जो वहाबी स्कॉलर्स हैं, उनके साथ इनके, मैं ये नहीं कहता सरकार के लेवल पर, बट एक कहता है ना इंटरपर्सनल लेवल पर, आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन उनके लेवल पर इनके रिलेशंस थे। तो मतलब वही मेरा अगला क्वेश्चन, ड्रग्स के बाद ये हवाला नेटवर्क्स, बट एक आम नागरिक जो है देश में, उसको आप कैसे समझाएंगे कि ये हवाला नेटवर्क काम कैसे करता है, विद एग्जांपल? देखिए, ये इसमें जो है ना, सबसे पहले तो मैं इसमें कोई हवाला क्या है, हवाला जो है ना फंड रेजिंग का मेथड नहीं है, मनी को मूव करने का मेथड है। मनी को मूव करने का मेथड है। आप जो है ना टेरर मनी जो है उसको कोई बैंक्स वगैरह के थ्रू तो आप मूव कर नहीं सकते, नहीं कर सकते नहीं। अब सिंपल सी बात है, जैसे सपोज आज मैं उदयपुर हूँ, ठीक है, आप दिल्ली में हो, ठीक है ना, मुझे आपको पैसा पहुँचाना है हवाला के थ्रू XYZ, तो मैं बहुत बड़ा अमाउंट है तो मैं आपके अकाउंट में तो ट्रांसफर कर नहीं सकता। तो होगा क्या उसमें कि दिल्ली में आपको कोई बंदा आकर के पैसा दे देगा, ठीक है, और उदयपुर में कोई उसका बंदा आकर के मुझसे ले लेगा। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हवाला मान के चला। अब इसके फिर कई सारे आगे इसमें कॉम्प्लिकेशंस आते जाते हैं। ये सपोज एक नोट जैसे है, एक नोट आपका 10 का नोट है, उसको फाड़ करके देना, उसका नंबर का जो है ना सर से आधा नोट किसी को दे दिया, आधा नोट किसी को दे दिया। अब जब वो पैसा लेने जाएगा तो नंबर पूरा उसको पहले बता देंगे, भाई पूरा नोट का जो नंबर था ये था। अच्छा। जब तुझे वो आधा टुकड़ा देगा, ठीक है, और वो नंबर मिल जाएगा, तब उससे पैसा पकड़ना, ठीक है, उससे पैसा लेना। तो इन्होंने ये मैकेनिज्म निकाल दी। इसमें फिर कमीशन आने लगा, ठीक है, कि सपोज आपने जो है दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में कोई हवाला एजेंट, ये सारा मैंने अपनी बुक के अंदर आपने देखा होगा, अपने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टफ कहते हैं। तो आप सपोज कोई चांदनी चौक में कोई आपका जो प्रोफेशनल हवाला, इनको बोलते हैं आपके आंगणीय भी बोलते हैं इनको हम लोग, जो है ना हवाला कुरियर्स को लोकल लैंग्वेज के अंदर जो है ना आपका जो बिजनेस वर्ल्ड की लैंग्वेज है उसमें आंगणीय बोलते हैं। और हवाला कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ टेररिस्ट यूज करते हैं, हवाला बड़ी एक कॉमन चीज़ है। इसको ये पॉलिटिशियंस भी यूज करते हैं। हाँ, मतलब पॉलिटिशियंस भी, ये इस एरिया के अंदर हुंडी हवाला बड़े लंबे अरसे से ये चीज़ें चली आ रही है, ठीक है। इससे क्या पैसा पहुंचाना बड़ा आसान होता है। तो अगर सपोज आपके चांदनी चौक के किसी ट्रेडर डीलर के थ्रू उसके पास पैसा आया, ठीक है ना, अब जो है उसने कश्मीर से कोई बंदा है, इनका एजेंट होगा सपोज, मिलिटेंसी के साथ जुड़ा, इसने अपना 10% शेयर रखा, बाकी पैसा उसको दे दिया, ठीक है। वो ले जा करके ऊपर जा करके देगा, उसने वही जैसे नोट चेक करा करके नंबर मिला करके दिया, अब वो ऊपर जा करके अपने किसी और बंदे को देगा, सर से कश्मीर के अंदर अपना शेयर रखा 5-7% जो भी वो रख करके बाकी आगे दे देगा, वो अपना आगे दे देगा, फिर फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। तो आप इस चेन को कैसे ब्रेक करेंगे? और ये हवाला ये सारा का मिडिल ईस्ट के थ्रू आउट होता था, सारा का सारा पैसा वहाँ से आता था। और कई तरीके से ये मतलब पैसे लाने के इनके जरिए हैं। अब जैसे आपका अंडर इन्वॉइसिंग और ओवर इन्वॉइसिंग करते हैं, वो इंटरनेशनल ट्रेड में करते हैं कि आपने सपोज यहाँ से कुछ सामान भेजा बाहर, ठीक है, आपने जो सामान सबकी कीमत सपोज कितनी 60 रुपया, ठीक है, आपने बिल इन्फ्लेट करके लगा दिया 100 रुपया, ठीक है, तो बाकी का जो बीच का जो है डिफरेंस है 40 रुपया, वो मिलिटेंसी में चला जाएगा। ये एलओसी ट्रेड में बहुत हुआ। एलओसी ट्रेड में ये हुआ। एलओसी ट्रेड खुला कैसे, उसकी कहानी क्या है? मतलब ये क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि मतलब अभी तक 2019 तक एलओसी से ट्रेड होता था और वो बहुत ही बड़ा एक माध्यम बन गया था टेरर को फाइनेंस करने का कश्मीर में। ये एलओसी ट्रेड आपका जो ना ये 2007-8 के आसपास से कुछ शुरू हुआ था, 6 या 7 में क्या ना हुआ। बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड ये है कि 2005-6 तक हमारी फेंसिंग कंप्लीट हो चुकी थी, जो कॉन्सर्टिना वायर फेंसिंग जो है ना, उसके बाद
चीज़ों को लाना ले जाना इतना आसान नहीं रहा, थोड़ा मुश्किल हो गया था, ठीक है ना। तो ये मिलिटेंट्स और पाकिस्तानी लोग ये नए नए तरीके ढूंढ रहे थे कि ना आपके टेररिज्म को, उसको टेरर फंडिंग के लिए। तो ये आपका एलओसी ट्रेड शुरू हुई और कश्मीर में 2 जगह से होती थी। एक तो राजौरी के पास जो है जगह, वहाँ से होती थी, और दूसरा जो उड़ी के पास में कमांड पोस्ट है, वहाँ से होती थी एलओसी ट्रेड। और इसमें एक्चुअली क्या बड़े पेज थे कई सारे। बेसिकली ये था कि एलओसी ट्रेड को अलाउ किया था कि जो इंडिजिनियस गुड्स हैं उसके अंदर ही। अब वहाँ पर ट्रेड किसकी हो रही है? अब नारियल की। क्या नारियल कश्मीर का इंडिजिनियस गुड्स है? और ये मतलब 2008 के बाद भी चलता रहा, जब 26/11 के होने के बाद भी, उसके बाद भी चलता रहा। 2016 जो बुरहान वानी वगैरह, और उसके बाद 2008 के बाद जो स्टोन पेल्टिंग और सारे जो मेजर एजिटेशन शुरू होने लगे थे ना, उनकी सारी फंडिंग एलओसी ट्रेड के थ्रू आ रही थी। तो क्या हमको पता नहीं था ये सब? इतना देखिए पता तो मैं, ड्रग्स भी आते थे, ड्रग्स आते थे, हथियार भर के ड्रग्स आते थे। ड्रग्स अब कैसे आते हैं? किसी को जो है आपका आगे जो कार की लाइट के अंदर छुपा दिया ड्रग्स, जो है जैसे गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसमें छुपा दिया। अब हथियार आ रहा है, AK-47 को पूरा डिसअसेंबल कर दिया, बैरल कहीं और, बट कहीं और, मैगजीन कहीं और, क्या स्प्रिंग कहीं और, अलग अलग पार्ट्स में छुपा करके इस तरह से चीज़ें आती थी। तो हर चीज़ आई है उसमें, तो जो है ना कैश भी आता था। और इसमें प्रॉब्लम, इसमें लोग इशू क्या था, देखिए इसके अंदर है ना बाहर के लोग भी ट्रेड करते थे, सिर्फ कश्मीर का व्यापार ही नहीं करता था। छत्तीसगढ़, दिल्ली, अलग अलग स्टेट से लोग भी अपना ट्रेड करते थे, लेकिन एक लोकल उनका पार्टनर होता था वहाँ पर कश्मीर के अंदर बंदा, है ना, और जो उसको वो अपना सारा का सारा संभाल के देते थे, और वो बदमाशी कर जाता था। मतलब ये पाकिस्तान ने हमारे पैसों को यूज करके बेसिकली, हाँ, हमारे साथ ही इसमें अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग होती थी। हाँ। अब जो ड्राइवर है वो जा रहा है वहाँ पर क्या, और वो उसमें मैंने डिटेल्स लिखे हैं अपनी बुक के अंदर कि 12-12 किलोमीटर तक का ऐसा पैच होता था जिसके अंदर सिर्फ एक गार्ड उसमें है, बाकी कोई है नहीं। तो उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं इसके अंदर जो है एलओसी ट्रेड के अंदर जो, और उसके अलावा जो है आपका हथियार से लेकर के, ड्रग से लेकर के, पैसे कैश से लेकर के, एक एक चीज़ उसमें आई है। और उसके बाद जो है सारी जो 2016 की 2013 के अंडर्स की फंडिंग जो हो रही थी वो आपकी एलओसी ट्रेड से हो रही थी। तो ये तो बहुत बाद में जा करके इनको समझ में आई और एलओसी ट्रेड उन्होंने बंद करवाया। 2019 के बाद हुआ है ये। यस, पुलवामा के बाद। लेकिन ये है कि ये जो एलओसी ट्रेड है इसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जानने की कि ये बड़ी एक टेक्निकल चीज थी यार। इसमें क्या, इसका जो लाइसेंस मिलता था कश्मीर के अंदर, लाइसेंस हर एक को नहीं मिलता, लाइसेंस बहुत कम लोगों को मिलता था, ठीक है। अब जिसको लाइसेंस मिला वो किसी और से मंथली किराया ले लेता था, उसको दे दिया कि भाई तू चला। अब नीचे के लेवल पर जिसको दे रखा है बंदे हो गए, है ना, अब बदमाशी करता था वो, ठीक है। जिसके नाम का लाइसेंस है उसको तो शायद पता भी नहीं होगा कि इसमें क्या आ रहा है। अच्छा। और जो ट्रक, जिसकी ट्रक जा रही है वहां पर, उसने अपना कुछ सेटिंग वेटिंग कर, वहां पर अपना कुछ हिसाब किताब बिठा लिया उनके साथ में, कोई अंडरस्टैंडिंग कि भाई ठीक है ये भेज देना, वो भेज देना, यहाँ से हम ये भेज देंगे। इंटरेस्टिंग। तो इसमें जो है ना बहुत ही एक, इट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स वे ऑफ जनरेटिंग टेरर फंड्स। और इसके बारे में ये समझ में भी हमारे बहुत आराम से, बड़ी देरी से हमारी एजेंसीज को समझ में आया ना। मैंने अपनी बुक के अंदर बहुत डिटेल में इसका एक एक प्रोसेस डिस्क्राइब किया है कि ये होता कैसे था क्या। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग, मतलब मैं कहूँगा कि वे ऑफ टेरर फाइनेंसिंग, MBBS सीट्स को जिस तरीके से यूज किया गया पाकिस्तान में, और वो आज भी हो रहा है बट इन अ डिफरेंट फॉर्म एंड इन डिफरेंट कंट्रीज। पाकिस्तान में उतना नहीं जाते हैं लोग, जैसे बांग्लादेश में MBBS करने बहुत लोग जाते हैं, नॉट जस्ट इन कश्मीर बट बाहर के इंडिया के लोग जो बाकी जगह से भी जाते हैं, और भी कंट्रीज ऐसे ही है। तो वो थोड़ा समझाइए कि MBBS सीट्स को किस तरीके से यूज किया पाकिस्तान ने टू फाइनेंस द टेररिज्म। अब सबसे देखिए, आप पहले तो एक चीज़ देखिए कि इन लोगों की नॉवेल्टी और क्रिएटिविटी इन चीज़ों के अंदर, इनोवेशन जो हम कहते हैं नवाचार, असल इनोवेशन तो यहाँ करते हैं ये लोग। आप देखिए, कोई सोच सकता है कि MBBS सीट से टेरर फंडिंग होगी? इसलिए जब लोग क्वेश्चन कहते हैं कि साहब टेरर फाइनेंसिंग पर आप क्या काम कर रहे हैं, लोग कहते हैं साहब टेरर फाइनेंसिंग बड़ा, मैं कहता हूँ कि साहब टेरर फाइनेंसिंग इतना, आप इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइएगा। उसका एक सिंपल सा अर्थ है कि टेररिज्म के लिए जहां से, जैसे भी, जिधर से, जिस तरह से आप पैसा ला सको वो टेरर फाइनेंसिंग है। सिर्फ फाइनेंस वर्ड आ गया, दैट डजंट मीन कि इसके अंदर आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टाइप टिपिकल कोई फाइनेंस वाली चीज कर रहे हैं। इसका दायरा, इसकी परिभाषा और इसके स्कोप बहुत व्यापक है। तो अभी MBBS का जो है ये तरीका उन्हीं में से एक था। बिकॉज हुआ क्या कि 2003-04 के आसपास तक हवाला के ऊपर और आपका ड्रग्स के ऊपर काफी नकेल हम लोगों ने कस ली थी ना। फिर बॉर्डर फेंसिंग होने लगी, तो अब नए तरीके ढूंढने थे कि साहब कहाँ से पैसा निकाला जाए।
ये एक नया खास तरीका था उसमें। तो उनका पाकिस्तान का एक है पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो पहले तो ये था कि जो टेररिस्ट लड़ते हुए मर जाते थे, ठीक है ना, इनको ये लोग कहते हैं कि शहीद हो जाते थे, उनके जो क्लोज रिश्तेदार हैं बच्चों को, उनको फ्री में शिक्षा दी जाएगी, एजुकेशन पाकिस्तान में दिया जाएगा। वहाँ से ये था। उसके बाद धीरे धीरे ये फैलता कि नहीं इसको थोड़ा सा और पैसे कमाने का सोर्स बनाया जाए। तो उसमें और लोग, उनके दूर के रिश्तेदारों के लिए, फिर और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है, ये आपको पता ही। तो हर लोग इसमें आ गए, मतलब सारे के सारे इसके लोग हैं ना, इस चीज़ को, इस चैनल को अवेल करने लगे। अब हुआ ये कि कश्मीर के अंदर जैसे कोई कॉमन आदमी है, पाकिस्तान में MBBS करने जा रहा है, आपने कैपिटेशन फ़ी के नाम पर, किसी की कैपेसिटी है 7-8 लाख की तो उससे 8 लाख ले लिया, किसी की ज़्यादा देने की है 20 लाख 22 लाख तो आपने उससे उतना ले लिया। अब ये पैसा यहाँ पर ये सेपरेटिस्ट लोग लेते थे और सबको नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड थी। जैसे कि गिलानी साहब अगर चिट्ठी लिख करके देंगे तो उसके बेसिस पर 30 या 40 लाख लोगों, 30 या 40 लोगों को मेडिकल में एडमिशन मिलेगा या इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा। शबीर शाह लिख करके देंगे तो इतने लोगों को मिलेगा, यासीन मलिक लिख करके देंगे तो इतने लोगों को मिलेगा। ये सारे इनको ऑलरेडी दे रखे थे। तो ये जाते थे फिर पाकिस्तान में पढ़ने के लिए, MBBS करने, पैसा यहाँ ले लेते थे ये लोग। पाकिस्तान हाई कमीशन पूरी तरह से इसके अंदर आपके मतलब वो मुलव्वस था इसके अंदर, उनको सब पता था, उनके साथ सारा अरेंजमेंट पहले से फिक्स था कि जो चिट्ठी लेके आएगा उसको वीज़ा देना है और उसको वो इस हिसाब से आ रहा है, इनको सब पता थी ये बात है। अब जो है यहाँ पर जो पैसा लेते थे उसमें एक पोर्शन तो ये सेपरेटिस्ट खुद रखते थे अपने लिए। उन सब के इन्होंने बड़े बड़े मार्केट मॉल्स बनवा लिए हैं। आप जाके देखें यासीन मलिक वगैरह, इन लोगों की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। करण नगर एरिया वगैरह जो ना कश्मीर के अंदर, श्रीनगर, वहाँ बड़े बड़े इन्होंने मॉल्स बना रखे हैं। कई सारे जो इसमें जो डीलर्स थे बीच में, जो बिजनेस क्लास के लोग जो हवाला में पैसा कमा रहे थे, उन लोगों ने बड़े बड़े अपने एम्पायर खड़े कर दिए कि इंटरनेशनल बिजनेस के। ये सारे के सारे जो सेपरेटिस्ट हैं बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं। इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? घरों में आप जा करके देखें 50-50 लाख के कालीन बिछे हुए हैं इनके घरों में। तो ये पैसा यहाँ ले लेते थे। ये कालीन वाली क्या स्टोरी है? बहुत बार सुनने को मिलती है कि 50 लाख का कालीन। ये क्या कालीन? तो मैं इसके बाद में आता हूँ। किसके घर में है ये 50 लाख का कालीन? कालीन आपको अक्सर मिल जाएगी। कश्मीरी आदमी को अपना घर बनाने का बड़ा शौक है। देखिए 50 लाख का, 50 लाख तो आई थिंक उससे भी ज्यादा महंगा हो सकता है कालीन। तो अगर पुराना अच्छा एंटिक कालीन है तो वो हो सकता है। अच्छा, तो उसको बड़ा शौक है कश्मीरी आदमी को। एक तो बड़े बड़े घर बनवाता है, कईयों के घर में 20 कमरे 30 कमरे ऐसे भी होते हैं क्या, मतलब बड़े बड़े घर बनवाते हैं। उसमें बहुत मेहनत से काम करवाता है, पेपर माशी का काम करवाते हैं, उसके अंदर अच्छे कालीन बिछने चाहिए। तो वो यूँ शौकीन तबीयत के लोग हैं। अब ये पैसा यहाँ रख लेते थे, एक हिस्सा अपने पास रखने के बाद फिर ये तो अब पैसा बढ़ता था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाता था, स्टोन पेल्टर्स के जो कोऑर्डिनेटर्स थे उनके पास जाता था, जमात को भी जाता होगा, अलग अलग जगह जाता था ये पैसा। उधर पाकिस्तान में इन स्टूडेंट्स का ख्याल पाकिस्तान रखता था, ISI रखती थी बेसिकली। वो इनको ना सिर्फ पढ़ाते थे बल्कि एज ए कुरियर, एज एजेंट्स भी यूज़ करते थे। कईयों को तो वहाँ पर 20-20 दिन की मिलिटेंसी की ट्रेनिंग भी दे करके भेजा था इनको, हथियार चलाने की, छोटे मोटे वेपन्स चलाने की, पिस्टल विस्टल चलाने की। और वो लड़के बाद में यहाँ पर आके हाइब्रिड मिलिटेंट्स बने। और कुछ लोग इनमें से कुरियर का भी काम करते थे। जब वो आते थे छुट्टियों में घर पे, तो अपना जो संदेश लाने ले जाने का जो काम होता है मैसेजिंग का, मिलिटेंट्स को, वो भी करते थे। फिर पाकिस्तान एक जनरेशन में इन्वेस्ट कर रहा था। जो बच्चा वहाँ जाके पढ़ रहा है, जिसको आप इतना मेंटली इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं, वो अपने जैसे 10-50 और लोगों को पाकिस्तानी बनाएगा कश्मीर आकर के। तो ये एक बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट था। फिर ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के बियॉन्ड भी जाने लगा। बांग्लादेश भी जाने लगे बच्चे, सेंट्रल एशिया में भी जाने लगे, जर्मनी में भी जाने लगे। आज आप देखें तो जर्मनी में ISI का अच्छा खासा सेंटर बना हुआ है। वहाँ पर यहाँ से कश्मीर से लोग भाग के जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं। वहाँ पर इनके पेड लोग जो होते हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, यहाँ से लड़कियाँ जो वहाँ जाती हैं वो एंटी इंडिया ट्वीट करते हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाती हैं। आपने देखा यूरोप में तो ISI ने कई सारे इनके जो डिसिडेंट्स वगैरह थे, बलोच डिसिडेंट्स वगैरह, उनको मरवाया भी है वहाँ पर। बिल्कुल, उनकी तो पूरी कम्युनिटी है वहाँ पर। यस, नहीं मुझे खुद मेरी बात होती है, एक बहुत प्रोमिनेंट बलोच लीडर थे, उनका जो PS था, उसने मुझे बताया कि भाई किस तरीके से उसको जो है एक फेक वो आया, कोई लिंक आया, और लिंक को एक्टिवेट करके बेसिकली इनका प्लान था इसको मारने का। लिंक से मतलब कैसे? कोई एक एप्लीकेशन का कोई लिंक मोबाइल पर भेजा, आप उसको खोलिए, फिर आपका फ़ोन उस पर हैक कर लेगा वो उधर से, और आपकी एक्टिविटीज़ को, मूवमेंट्स को मॉनिटर करेगा। तो उन दिनों ये काफ़ी बलोच डिसिडेंट्स को मार रहे थे, इसलिए उसके साथ भी ऐसा किया इन्होंने। आपने कालीन की बात की, इतनी महंगी कालीनें
उसको भी एक तरीके से ओवर इनवॉइसिंग की बात वो हुई। हैंडीक्राफ्ट देखिए, हैंडीक्राफ्ट्स, शॉल, मतलब इन सब छोटी छोटी चीजों को बेचने खरीदने में भी टेरर फाइनेंसिंग आ जाती है। कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड फेमस है, ठीक है, हर जगह जाता है। तो ये सब सारा जो बाहर जो बिजनेस होता था इनका, टर्की, वेस्ट एशिया के अंदर से, तो वहाँ से जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर तो जो पैसा जनरेट करते थे टेरर फंडिंग में, वो ओवर इन्वॉइसिंग और अंडर इन्वॉइसिंग से करते थे। अब आप देखिए, एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, देश में हर 5 स्टार होटल में आप हर शहर में जाए, आपको एक कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट की दुकान जरूर मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि सब टेरर फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन ये सब जांच के विषय हैं और एनआईए इन पर काम कर रही है, इन चीजों के ऊपर कि भाई क्यों है, कैसे हैं और पैसा कहाँ जाता है। क्योंकि देखिए, इस्लाम में कॉन्सेप्ट है तहजीज अल गाजी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप खुद जिहाद नहीं लड़ सकते जाके, तो आप जिस तरीके से जैसे भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं वो आपका जिहाद में कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। लड़ नहीं सकते तो पैसा दीजिए, किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कीजिए। जो तहजीज अल गाजी में ये कि जो गाजी के लिए अस्त्र शस्त्र कपड़े इत्यादि वगैरह की भी व्यवस्था करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, वो भी जिहादी है, मुजाहिद है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इनकी रिलीजियस जस्टिफिकेशन है। हज ट्रैवल में भी, हज ट्रैवल के अंदर वो भी एक सोर्स था आपका पैसा जनरेट करने का। अब उसमें क्या होता था, आप कश्मीर जाइए, आपको छोटे छोटे शहर के अंदर टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसीज मिल जाएंगी, वहाँ मनी सर्विसेज बिजनेस मिल जाएंगे, वहाँ पर MSBs वगैरह। अब यहाँ से लोग जो वहाँ पर जाते थे, एक हज होता है, एक उम्रा होता है, ठीक है, उम्रा इज शॉर्ट हज क्या होता है ना आपका। तो अब इसमें जो लोग हज के लिए जा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, उनसे यहाँ पर ये लोग पैसा ले लेते थे। सपोज 3 लाख की, 4 लाख की रेट, अलग अलग रेट से वो पैसा ले लिया। यहाँ का जो एजेंसी है वो अपना एक परसेंटेज काट करके वो पैसा सेपरेटिस्ट के पास चला जाएगा, चैनल से जाता है वो, ऐसा नहीं खुद जाके चले गए देखने वाला, अदरवाइज तो पकड़े जाओगे आप। आपने किसी को दिया, उसने किसी को दिया, उसने किसी को दिया, फिर फाइनल चला गया। क्योंकि उसमें क्या होता है कि बीच में आपने किसी को पकड़ा, पुलिस ने किसी को पकड़ा, बोले साहब क्या है, किस ग्राउंड के ऊपर, मेरे पास तो कैश है, कैश रखना कोई अपराध है क्या, हद से आप कैश सीज कर लो। ये कहाँ से लेके आ रहे हो साहब, मैं तो फला सुलेमान से लेकर के आ रहा। किसको जाके दे रहे हो, जावेद को दे रहा हूँ। जावेद किसको देगा पता नहीं, सुलेमान कहाँ से लाया पता नहीं। तो कंप्लीट एनोनिमिटी रहती है ना। तो इसलिए फिर ये लोग अपना उस तरीके से देते थे। अब वो पैसा सेपरेटिस्ट के पास जाता था और वो अपना अलग अलग जगह मिलिटेंसी में, टेररिज्म के उसमें अंदर वो पैसा देते जाकर के उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। हज ट्रैवल भी बाय द वे हम भी बहुत समय से फंड कर रहे थे। हाँ। तो बेसिकली इन सब चीजों में, चाहे LOC ट्रेड है, चाहे आपका हज ट्रैवल है, ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं हम ही अपना डिस्ट्रक्शन फंड कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़े शौक से कर रहे थे। फिर उसके बाद जब ये लोग जाते थे वहां पर हज करने, तो वहां इनका ख्याल रखती थी ISI। वहां पर अब जिस होटल में रुकना है, देखिए पैसे कैसे जनरेट होता है। अब किसी होटल वालों को आप कहें जाके, भाई इंडिया से इतना बड़ा जत्था आएगा, है ना, तेरे यहाँ पर हम रुकवाएंगे, है ना, हमको इतना कमीशन दो, तो वहां पर ही पैसा, ठीक है, वो पैसा कहाँ जाएगा भाई। अगर इस तरह की जो शेडी एजेंसीज पैसा लेंगी तो किसी अच्छे काम में तो जाएगा नहीं। फिर वहां से जब ये लोग वापस आते थे, तो फिर आप हवाई जहाज से जब वापस आते तो आपको एक खास परमिशन होती है कि एक आदमी इतना पैसा लेके आ सकता है, लिमिटेड अमाउंट। वो पैसा सपोज 30 या 40 का ग्रुप गया है, तो आपने एक एक को पैसा पकड़ा दिया, ठीक है ना, वो पैसा दे दिया एक एक को। फिर आप कुछ सोना भी लेकर के आ सकते हैं, वो भी आपने दे दिया इनको, भाई तुम इतना तोला लेके। 40 लोगों को अगर आपने सपोज एक एक को अगर आपने $5,000 भी दिया, $2,000 भी दिया, तो 40 लोग कितने डॉलर लेके रहेंगे, 40 × 2,000 या 40 × 5,000 कर लीजिए। ऐसे ही सोने का भी हिसाब लगा लीजिए। यहाँ पर जब आता था तो इनके कोऑर्डिनेटर्स वो रख लेते थे, कुछ शेयर वेयर दे दिया जाता होगा इनको एजेंसी को, और फिर वो टेरर फंडिंग में चला जाता। तो इस तरह से ये हज टूर्स एंड ट्रेवल्स का धंधा काफ़ी फलता फूलता रहा। अब होता है कि ये सब चीज़ें जो है ना हमें ऐसी लगती है, लेकिन जब आप कम्युलेटिव स्केल पर देखें तो ये जो अमाउंट टोटल जनरेट करती है वो बहुत ज़्यादा तादाद में जनरेट करती है। वो भी स्टेटिस्टिक्स मैंने अपनी बुक में काफ़ी मेंशन किया है। अच्छा, ये बहुत डिस्कस नहीं होती, जो एक रेडिकलिज्म, जो एक नया थ्रेड जो कश्मीर में आया है पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में, वो ये है वहाबी आइडियोलॉजी, जो अहले हदीस, उसके थ्रू जो आया है, उसका सऊदी से जो कनेक्शन है, वो पैसा जिससे इतने सारे जो मदरसे और जो इतने सारे मॉस्क, जो नई तरीके के मॉस्क, जो मॉडर्न मॉस्क बने हैं, जो जिसके सामने जो पुराने जो वहाँ पे कश्मीर में थे वो फीके लगते हैं,
तो वो भी एक तरीके से नया अट्रैक्शन और नई फंडिंग और नई आइडियोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए Yes. वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जो आपका जो ये हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, इसका जो है ना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है अहले हदीस की फंडिंग के अंदर सारा, और इसमें जो वेस्ट एशिया के थ्रू जो हवाला से फंडिंग होती है उसका भी बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि अहले हदीस की आइडियोलॉजी जो है ना वो बड़ा अट्रैक्टिव आइडियोलॉजी, इट्स समथिंग यू नो विच इज कंसिडर्ड वेरी कूल। जो पुराना जो सूफी स्टाइल का जो है इस्लाम जो है वो अब थोड़ा आउटडेटेड है, बिकॉज कश्मीरियों को भी लगने लगा कि उनको हर व्यक्ति सूफी आके कहता है, सूफी गाली लगने लगी, बिकॉज सब सूफी तो हमेशा शांति की बातें करता है, लड़ना नहीं जानता। और जो अहले हदीस वहाबी टाइप की जो आइडियोलॉजी, वो जिहाद विहाद बिल्कुल उसके अंदर एक पैशन फॉरवर्ड जुड़ा हुआ है, उसमें एक फाइटर वाला चाम था, तो इसलिए नाम भी सारे अब अरबी रखने लगे हैं। जो नई मस्जिदें बनी है उनके आप मीनारें देख लेंगे, उनके जो है ना जो स्ट्रक्चर देख लेंगे उसमें भी आपको अरबी इन्फ्लुएंस नजर आएगा। उनके अंदर बढ़िया हमाम है, उनके मौलवियों को पैसा ज़्यादा मिलता है क्योंकि फंडिंग ज़्यादा है उन लोगों की, सऊदी से फंडिंग है। जो पुराने जो बरेलवी स्टाइल एतकादी बोलते हैं कश्मीर के अंदर, जो सूफी एतकादी जो है उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो उससे भी काफी लोग इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, जो ये चकाचौंध है। हाँ बिल्कुल इन्फ्लुएंस होता है। जाकिर नायक का पीस टीवी बड़ा फेमस था, बिकॉज जाकिर नायक हार्डकोर उसी अहले हदीस आइडियोलॉजी का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट है। तो और जाकिर नायक का स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन देखें, बड़े बड़े मॉडर्न शोज टीवी पर आना, बड़े डिजिटल प्रोग्राम्स उसके शानदार, क्या बिल्कुल ग्राफिक्स वगैरह के साथ में। तो आपका जो वहाबिज्म आइडियोलॉजी है अहले हदीस वाले जो, उनका स्टाइल बड़ा डिफरेंट है, वो पैसे से बड़े पावरफुल हैं और बड़े सोफिस्टिकेटेड यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का। अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इस पूरे बुक में मुझे लगा वो है फेक इंडियन करेंसी नोट्स, FICN, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब माध्यम था टेरर को फाइनेंस करने का। तो मैं चाहूँगा कि ये आप पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, कि आपने बहुत एक बड़ा चैप्टर इस पे लिखा है और उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं कि किस तरीके से नोट बनते थे और कितनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जो विदाउट स्टेट सपोर्ट नहीं आ सकती थी। तो मतलब इसी तरीके की जो बारीकियां हैं मैं चाहूँगा वो आप लोगों के साथ साझा करें कि ये कितना बड़ा नेटवर्क कैसे बन गया 2016 तक, और फिर हम डेमोनेटाइजेशन पे भी आएंगे कि उसमें क्या हुआ एग्जैक्टली। मैं उससे रिलेटेड सवाल थोड़ा बाद में पूछूंगा, बट उससे पहले की जो हिस्ट्री है फेक इंडियन करेंसी नोट्स और जो नेटवर्क्स जिसके थ्रू ये सारा पैसा आता था और कहाँ वो चीज़ें बनती थी, वो चाहूँगा कि आप बताएं एक बार। ये चूँकि ये भी जो है ना एक बहुत ही, इसमें जो टेक्निकल डिटेल्स है ना, माइन्यूट डिटेल्स, वो बहुत ज़्यादा इसमें जो वेरी कॉम्प्लेक्स इशू अगेन। मैंने वो सारे डिटेल्स अपनी किताब के अंदर चैप्टर जो है उसके अंदर, तो इसके नोड्स कहाँ से क्या क्या थे, आपके कोऑर्डिनेटर्स कैसे आता था, गैंग्स कौन सी एक्टिव थी, वो सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं। कई सारी फैक्चुअल चीज़ें तो मेरे दिमाग से स्किप हो रही हैं बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, और आपको मतलब इतनी फैक्ट्स याद रखना ना मुश्किल होता है। लेकिन मैं मोटा मोटा आपको ये बता सकता हूँ कि ये एक वाइड स्प्रेड तरीका पाकिस्तान ने शुरू किया था फेक इंडियन करेंसी का। और इनका जो हमने जो इसकी जो इंक जो होती है करेंसी बनाने की, इसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स दे रखे थे, एक शायद ब्रिटिश कंपनी थी और एक कुछ जर्मन या ऐसे कुछ, उसमें सारे डिटेल्स मेंशन किए। तो उनका वो सेम काम वही पाकिस्तान वालों का भी वही बनाती थी, ठीक है ना। तो इसलिए वो मटेरियल उनको वहां से मिल गया है ना। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो था, ये जो 3 कंपनी थी बाहर की, इनको दिया गया था, ये कॉन्ट्रैक्ट 97-98 में दिया गया था। एंड दिस कंटिन्यूड फॉर इयर्स। हाँ, उसमें जो ये चिदम्बरम साहब तब थे, होम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। इसके बाद ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने काफी लंबे समय तक ये कंटिन्यू किया गया। और इनकी जो मशीन जो बनती थी प्रिंटिंग प्रेस, एक तो कराची में थी और एक नॉर्थ में कहीं लाहौर या लाहौर में थी शायद तक, और दूसरी कराची में थी। तो वहां पर ये सारा बनता था। और उसके बाद ये फेक इंडियन करेंसी ये ना सिर्फ पाकिस्तान से आती थी, ये बांग्लादेश से भी आती थी, श्रीलंका से भी आउट करते थे, नेपाल से भी आती थी। तो बड़ा इन्होंने एक जबरदस्त नेटवर्क इन्होंने क्रिएट किया था फेक इंडियन करेंसी का। और ये इसका जो ना सिर्फ कश्मीर के अंदर ही नहीं, ये तो इकोनॉमिक सैबोटाज भी इनके जिहाद का एक बहुत बड़ा एक पार्ट है। जो भी कहते हैं ना ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स, तो उसमें इकोनॉमिक सैबोटाज एक बहुत क्रूशियल पार्ट है। और इसके लिए यू विल बी शॉक्ड, इनके बाकायदा थिंक टैंक्स हैं, इंटेलेक्चुअल एक्सपर्ट्स हैं जो इस तरह की इनको रिपोर्ट्स बना के देते हैं कि इकोनॉमिक सैबोटाज कैसे करना है। तो ये फेक इंडियन करेंसी तो यूपी बिहार आपका पूरे के पूरे देश को इसने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। बीच में तो एक आलम यह था कि आप 500 के जो एवरेज 5-10 नोटों में से आधे फेक हुआ करते थे। तो ये फिर डीमोनेटाइजेशन आता है, क्योंकि एक बात ये बोली जाती है कि डीमोनेटाइजेशन आया तो सारे जो फेक करेंसी नोट्स थे वो एकदम से यूजलेस हो गए। लेकिन बाद में फिर ये भी बोला गया कि चलो एक बार तो आपने ख़त्म कर दिया, लेकिन
आपने बोला था कि हम ये एक कारण जो है डिमोनेटाइजेशन का वो ये है कि हम जो सारी टेरर फाइनेंसिंग हो रही है फेक करेंसी नोट से उसको हम खत्म करना चाहते हैं इन वन स्ट्रोक। आपने कर दिया, अभी भी टेररिज्म हो रहा है। तो ये देखिए, दिस इज अ फेलियर ऑफ डिमोनेटाइजेशन, दिस इज द लॉजिक दैट इज गिवन बाय पीपल जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो अब ये मतलब आपकी बुक पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये एक माध्यम है। अगर वो आपने खत्म कर दिया तो ऐसा नहीं है कि टेररिज्म बंद हो जाएगा, दे विल इवॉल्व टू सम अदर मेथड। इट्स अ कैट एंड माउस गेम। हाँ, वो इनोवेट करते लेकिन रहते हैं, वो कितना बड़ा एक आपके हिसाब से डिमोनेटाइजेशन जो उस टाइम पे हुआ, कितना बड़ा उसने रोल प्ले किया उस समय के लिए खत्म करने के लिए? उसका एक इम्पैक्ट आया। देखिए जो एक्चुअली क्या जनरली कैश बढ़ता था, ठीक है, सारा का सारा आपका जो स्टोन पेल्टिंग वगैरह के उसमें कैश बढ़ता था, कैश का फ्लो काफ़ी था, ठीक है। आपने डिमोनेटाइजेशन किया बिकॉज तो अधिकतर जो है लोगों के पास सारा जो गलत पैसा है वो तो कैश के फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो उसको आपने सीज कर लिया, वो किसी काम का नहीं रहा, ठीक है। तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में तो उसका बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट आया। बीच में तो मिलिटेंट्स ने वहाँ पर बैंक लूटना और ये शुरू कर दिया था, विच शोड कि इनके पास पैसे की कमी है। बट देन देखिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, वो आपसे मतलब वो अगर आप एक कदम चलते हैं तो वो भी फिर 2 कदम चलना आगे जानते हैं, वो इनोवेट करते हैं। अब वापस इन्होंने ड्रग्स को एक अपना इंपॉर्टेंट जरिया बना दिया है। आजकल ड्रोन से ये लोग पैसा वो करते हैं, अपना यहाँ पर सारा ड्रग्स बेचते हैं और हथियार बेचते हैं, तो वापस दे आर बैक टू द गेम। अच्छा, ये जो पूरी टेरर फाइनेंसिंग है इसमें शुरू से पाकिस्तान हाई कमीशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उनमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान हाई कमीशन किसी न किसी रोल में इन्वॉल्व रहा ही है। हमने पिछले वाले एपिसोड में भी बात की थी कि कैसे आईएसआई और जो उनके खुद का डिप्लोमेट था नेपाल में वो इन्वॉल्व था IC-814। मैं आपको एक बढ़िया किस्सा बताता हूँ। देखिए ये किस्सा बहुत ही जानने लायक किस्सा है और मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। जब पुलवामा हुआ, पुलवामा के आप मान के चलें इतना, हाँ, पुलवामा के कोई 4-1 महीने पहले मेरे पास एक लड़का आया, ठीक है। वो पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था कश्मीर के अंदर, बड़ा इंटेलेक्चुअल किस्म का इंसान था, बाद में रिफॉर्म हो गया था, बट वंस ही वाज अ वेरी हार्डकोर टेररिस्ट, ठीक है। और वो आके बोलता है कि सर मुझे पाकिस्तान वालों ने बुलाया था। वो PhD करना चाहता था मगर कभी कभी बताता रहता था, बिकॉज मेरा भी रिसर्च का फील्ड यही है। कश्मीर का लड़का था, कश्मीरी लड़का था, कभी कभी आके बताता था क्योंकि मेरा भी रिसर्च का फील्ड यही, तो मेरा एक एकेडमिक इंटरेस्ट रहता था कि भाई चीज़ें कैसे होती हैं जानने के लिए। तो उसने बताया कि वो पाकिस्तान हाई उसको बुलाया गया था दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली आया तो पहले उससे ये लोग मिले, दिल्ली की किसी जो गुमनाम सी लोकेलिटीज़ हैं उनके अंदर उससे मिले, मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा, और उसको कहा कि भाई आप हमारे लिए काम करें, हमारे साथ आए, ये करें, तो आप अच्छे हैं। तो पहले कुछ बोला नहीं, फिर वो पाकिस्तान हाई कमीशन गया। हाई कमीशन में जब वो गया तो वहाँ पर कोई XYZ पाकिस्तान से मिलने आया उससे, जो नाम वाम सब उल्टे गलत बताते हैं लोग, और उसको कहा कि भाई आप हमें कश्मीर में आर्मी इंस्टॉलेशंस की, इम्पॉर्टेंट जो सेंटर्स हैं आर्मी के डिप्लॉयमेंट के, इंस्टॉलेशंस के, बटालियंस के और सिविलियन इंस्टॉलेशंस की और हाईवेज की तो वीडियो रिकॉर्डिंग भेजें मुझे, और बाकी आर्मी इंस्टॉलेशंस, आर्मी मूवमेंट और इनकी जो सेंटर्स वगैरह जो हैं, सिविल इंस्टीट्यूशन वगैरह, इनकी GPS कोऑर्डिनेट्स भेजें। आपको जो है 50-60 हज़ार रुपये महीना हम देंगे। ये क्या कि वो चला गया, ठीक है। और अब उसके सोचिए अगर उसको बुलाया था तो ऐसे कई लोगों को उन्होंने बुलाया होगा और उनको कहा होगा कि भाई आपको हम इतना पैसा देंगे, आप हमें रिकॉर्डिंग वगैरह भेजिए। अब आप उस लिंक को कनेक्ट करिए, उसके 3-4 महीने बाद पुलवामा होता है। और अभी जो कुछ हो रहा है पिछले 6 महीने से जम्मू कश्मीर में, जम्मू में ही आर्मी के जो कॉन्वॉयज हैं उन पे अटैक हुआ है, तो वो भी कल्टीवेट किए ही हैं वो लोग। आप देखिए इंटेलिजेंस अगर कल्टीवेट ना किए हों तो उनको इतनी एक्यूरेट इंटेलिजेंस कहाँ से आ रही है? वो जो वीडियो रिलीज कर रहे हैं और जो उनकी उसमें जो कई सारी बातें उन्होंने बोली, भी आपके बंदे ये कर रहे हैं, वहाँ से ये कौन, हमें ये पता है, वो कहाँ से आ रही है? लोकल्स डेफिनेटली उनके पेरोल पर काम कर रहे हैं और उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क का एक बड़ा एक मजबूत हिस्सा है, वहीं से ये चीज़ें आती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया वो किस्सा कि आपने कहा ना पाकिस्तान हाई कमीशन, तो बंदा तो हाई कमीशन में ही गया था और वहीं पर उसको कहा गया कि आप हमें रिकॉर्डिंग वगैरह दीजिए, हम आपको 50-60 हज़ार देंगे। इससे पहले तो एक बार जब हवाला के यहाँ पर कुछ लोग पकड़े गए थे, हुर्रियत के 1-2 लोग, तो वो तो हाई कमीशन, वो भी हाई कमीशन से ही काम ऑपरेट हो रहा था।
सारा जो टेरर फंडिंग, जो मेडिकल सीट्स वाला जो है, बच्चे कहाँ से जाते हैं? ये सारा हाई कमीशन से हो रहा था। एलओसी ट्रेड में भी इन्वॉल्व होंगे ये लोग। तो ये इसलिए वो तो एक सेंटर है। अब थोड़ा जो आपने इंटरव्यू किए हैं जो फॉर्मर, मतलब आप कह लीजिए जो टेररिस्ट थे और जो ये लोग थे, जो इनसाइडर नैरेटिव्स जो उनके दिमाग में, जो लोग राशिद और ये जो 2-3 लोगों का हमजा, इनका जो आपने इंटरव्यू लिया है, बासी, तो ये इनके इंटरव्यूज से आपने जो कुछ सीखा, इनका क्या मतलब नैरेटिव, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, जो कम से कम टेरर फाइनेंसिंग और जो, क्योंकि आपने तो उनसे पूरा ही पूछा है, पूरा बड़ा इंटरव्यू लिया है, बट मैं चाहता हूँ कि टेरर फाइनेंसिंग वाले गेम से थोड़ा समझाइए कि उनके दिमाग में ये क्या चल रहा है, उनके लिए क्या मतलब है इस चीज का। रिलीजियस रेडिकलाइजेशन और आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन, वो फैक्टर तो है स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये जो टेरर फंडिंग जो है ना, ये धीरे धीरे क्या होता है, ये जब इस गेम में उतरते हैं तो इस गेम का एक बहुत बड़ा एक बिजनेस एंगल भी है। उनके फिर वो मोटिवेशन भी हो जाता है इस चीज़ के अंदर कि आप इसके अंदर उतरे हैं तो आप सपोज कोई हवाला कोऑर्डिनेटर है, या वहाँ से कोई बाहर से हथियार लेकर के आना है, अंदर ये करना है, किसी को डिलीवरी दिलवानी है, तो उसमें अच्छा खासा पैसा कमाते हो आप। ड्रग्स आपने रिसीव किया है यहाँ पर, उसको बेचना है जा करके, तो उसमें आप पैसा कमाते हो। ड्रोन से सपोज कुछ ड्रग्स गिरा तो उसको आपने रिसीव किया तो उससे आप पैसा कमाते हो। तो इन लोगों को ये पता है कि ये एक बिजनेस का भी एक अच्छा खासा वो है। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब कश्मीर में एक बार था तो एक बड़े अच्छे घर की एक लड़की आई, बेहद ही खूबसूरत, वेरी डिग्निफाइड, वेरी एजुकेटेड, वेरी पोलाइट, बड़ी संस्कारी लड़की है। लेकिन सर जो है हमारे पापा को बंद कर रखा है, आप उनके लिए कुछ करिए, हम कुछ भी करेंगे। कह रहे सर ये, तो मैं थोड़ा चौंका, कभी क्या इतनी लाचारी क्यों एक्सप्रेस कर रही है। फिर पता चला कि उनके पिताजी एक बैंक में मैनेजर थे, अच्छा खासा न्यूक्लियर फैमिली थी और 4 जनों का परिवार था, भाई बहन वगैरह सब कुछ थे, नॉर्थ कश्मीर में कहीं पोस्टेड थे। लेकिन वो किस हरकत में पड़े गए थे, किस लालच में मिलिटेंट्स आते थे और जो है ना अपना ड्रग्स पैसा वगैरह उनके वहाँ पर रखते थे, है ना। अब चूंकि वो एक बैंक में ही कर्मचारी थे तो इसलिए उनको कुछ चीज़ें पता थी, टेक्निकलिटीज़ बैंक वगैरह की, वो उनको बड़ा ईजी हो जाता था। अब वो धीरे धीरे होता ही गया कि उनके बच्चे, उनकी बेटी, वो भी सारा इस चीज़ में शामिल होते गए क्या से, और फिर वो अलग अलग तरीके की उनकी जो मिलिटेंट्स के साथ वो भी एक्सप्लॉयटेशन भी शुरू हो गया, सब कुछ हो गया ना। मतलब एक फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन जो कहते हैं ना, क्या फीमेल्स है तो फीमेल्स में मिलिटेंट्स एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें भी शुरू हो गई थी उसमें, ठीक है ना। अब जो है बाद में जब एनआईए उसमें गिरफ्त में आए, पकड़ा, तो फिर वो क्या साहब बचाओ, इन्हें तो बिल्कुल बेगुनाह है। खैर हर आदमी अपने आप को बेगुनाह कहता है, लेकिन क्या इसको बताने का अर्थ है कि इस तरह की कंप्लीटली मिडिल क्लास सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड फैमिली भी इस टेरर फंडिंग के ड्रैगनेट में, इस रैकेट में इस बुरी तरह से फंस जाती है। तो ये क्या शो करता है कि वो वहाँ की जो इकोनॉमी चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी, उसका एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट बन चुका था और उसके अंदर एक आम से आम आदमी के भी स्टेक्स जुड़ चुके थे। तो आपने पूछा ना माइंडसेट क्या है, तो माइंडसेट, इससे पैसा कमाने का माइंडसेट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली काम करता है। तो बेसिकली सारी ट्रांजैक्शंस वो पैसे वाली बन जाती हैं, मतलब देन द लार्जर थिंग कि मतलब ये फंडिंग हो रही है और कोई उससे बंदूक खरीद के किसी को मार रहा है, आप यू ब्लैक आउट ऑल दैट, मतलब आपके लिए सिर्फ वो पैसा है कि मेरे को पैसा मिल रहा है और मैं और कैसे कमा सकता हूँ। यस, आपकी वैल्यूज खत्म हो जाती हैं। फिर तो ये लोग वो भी करते हैं, भाई ठीक है, कोई पाकिस्तानी मिलिटेंट आया, कहीं से पैसा ज्यादा मिला तो उसको भी बेच दिया, ठीक है। यहाँ से किसी की और की इन्फॉर्मेशन दे दी, अच्छा वहां से मिलिटेंट आ रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दी। अच्छा, इसमें आप थोड़ा, जो मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि अब नई तरीके की सरकार बनेगी वहाँ पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की जो सरकार बनेगी, अब जो गवर्नर रूल है वो खत्म हो चुका है, मतलब तो आपने जो अपनी पुस्तक में लिखा है कि वहाँ पे जो मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो रोल रहा है वो फिर से वापस मुझे लगता है कि लाइमलाइट में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके की सरकार अब वापस से उसी पुराने ढर्रे पे हम जा रहे हैं। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि वहाँ पे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहाँ पे एकेडमिया है, वहाँ पे कश्मीरी मीडिया है, ये सब फिर से मुझे लगता है कि वापस से दे आर गोइंग टू बी बैक। मैं एक किस्सा शुरू करता हूँ आपको। बीच में एनआईए एक वहाँ का एक बड़ा एक प्रोमिनेंट बैंक है, उसके मैटर्स इन्वेस्टिगेट कर रही थी। अगेन आई एम नॉट मेंशनिंग द नेम। उसमें इनको पता चला कि जो उसका जो हेड था बैंक का, ठीक है ना, वो उसके पिताजी जमात इस्लामी के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे। उन्होंने 200 लड़के मिलिटेंट बनवाए थे, ठीक है।
और जो चीफ थे बैंक के हेड साहब जो थे, उनको सीधे सलाउद्दीन के फ़ोन आते थे कि साहब हमारे ये लड़के लीजिए, वो लीजिए। अलग अलग लोगों के लश्कर से फ़ोन आते हैं, कभी क्या फ़ोन आता है। और साउथ कश्मीर के अंदर जमात इस्लामी के एक बहुत बड़ा तबका उनके साथ अंदर रिक्रूट हो गया। कोई मैनेजर बन गया तो कोई क्या बन गया, जो कि OGW से मिलिटेंट्स के लिए ना। कोई जमात का कार्यकर्ता है, उसने अपना ही घर जो है बैंक को रेंट पर दे रखा है। जिस घर की जो है 10,000 रुपये भी रेंट ना मिले, उसके नाम पर वो 1 लाख रुपया बैंक से रेंट ले रहा है। वो जा रहा है मिलिटेंसी के अंदर और नौकरी और कर रहा है वहां पर, ठीक है ना। तो ये मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशन अब उस बैंक में क्या होने लगा कि, और वो सरकारी बैंक था। मैं नहीं बोलूंगा ये मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। आप मुझे फंसाना मतलब ऑब्वियसली प्राइवेट बैंक तो नहीं ही होगा। अब उसमें देखिए क्या अब हो रहा है कि देखिए जो भी है वो तो कह रहे हैं, क्योंकि हम मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस की बात, दैट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन कहते हैं ना, मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा। अब उसमें क्या क्या होने लगा कि वो लोग जब लोन देते थे तो आपका 10 लाख के कोलैटरल के ऊपर 40 करोड़ का लोन दिया जा रहा है। 40 करोड़ इतना उस लेवल पर लोन दिए जा रहे थे, ठीक है ना। अब वो तो होता क्या था, जो लोन ले रहा है अब सब मीन्स उसमें हिस्से बटे हुए हैं। सेपरेटिस्ट में किसी का इतना परसेंटेज है, साहब इसको इतना परसेंट इसका कमीशन है, क्योंकि सिफारिशों पर ही लोन मिलते थे इस तरह के। तो एनपीएस तो बहुत ज्यादा हाई होंगे। हाँ, बहुत ज्यादा। कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके हेड को उनका सब इतना परसेंट है, इतना वो परसेंट हो गया। फिर जो लोन लेके वो तो भाग गया, वो पैसा कहाँ गया, आपका मिलिटेंसी में जा रहा है, टेरर फंडिंग में चला जाता था। ऐसे ही आपने मीडिया की बात की, तो ये जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ के, ग्रेटर कश्मीर वगैरह, फयाज कल्लू है आई थिंक ग्रेटर कश्मीर चलाता है, उसको तो NIA ने इन्वेस्टिगेट भी किया था। इनको लाखों करोड़ों रुपए के ऐड जाते हैं सरकार की तरफ से साल में, और ये क्या खबर छापते हैं, इनका जो न्यूज़ प्रेजेंटेशन का जो तरीका है कंप्लीटली एंटी इंडिया। ये श्रीनगर जम्मू हाईवे को कभी नेशनल हाईवे नहीं कहता है, हमारी फोर्सेस को ऑक्यूपेशन फोर्स कहेंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड, इस तरह के शब्द काम मिलेंगे। और जब कोई मिलिटेंट से किसी टेररिस्ट से कोई आदमी बेगुनाह मर गया तो उसको कहते हैं अननोन असेलेंट्स या अननोन गनमैन, उनके लिए ये वर्ड काम मिलेंगे। तो ये लोग आग में चिंगारी देने का काम कर रहे थे, ये सारे जो मीडिया हाउसेज है ना। आप देखिए कश्मीर में पिछले 20 सालों के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर किसी इंडस्ट्री की तो मीडिया की हुई है। बहुत सारे न्यूज चैनल्स, मीडिया चैनल्स वहां पर आ गए, और ये लोग जो है सारा का सारा इस तरह का एक एंटी इंडिया सेपरेटिस्ट नैरेटिव चला रहे थे। इनको पैसा आ रहा था बाहर से, फंडिंग वंडिंग हो रही थी इन लोगों की, और उसमें कुछ लोग तो काफी बड़े बन गए, पैसा बहुत कमा लिया लोगों ने। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इनको हम ही लोग सरकार की तरफ से ही, जब कश्मीर में सो कॉल्ड ये जो लोकल पार्टीज हैं इनकी हुकूमत थी, तो करोड़ों रुपए के ऐड जाते थे इनको। और यही जब दंगे होते थे अमरनाथ वगैरह के यात्रा के एजिटेशन टाइम में हुए, यही लोग अपने नैरेटिव से आग को और हवा देते थे। फिर इनके पास पुलिस जाती थी कि नहीं साहब इनको मनाओ, इनसे बात करो, तो ये लोग चेंज कर सकते, उसका फिर ये और पैसा लेते थे कि हम खबरों को ऐसे प्ले करेंगे। तो ये इस तरीके से भी इन्होंने पैसा काफी जनरेट किया। तो अभी आपको लगता है, अब पॉलिटिशियन पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, तो जो PDP है उसके तो जमात के साथ जो लिंकेजेस हैं उसके बारे में कोई बात छुपी हुई है ही नहीं। साउथ कश्मीर के अंदर जो है सारा इनका जो वोटर्स का जो इनका जो सपोर्ट बैंक है, सपोर्ट सिस्टम है पूरा, वो जमात का है। और शुरू से सॉफ्ट सेपरेटिस्ट रहे ये लोग। तो एक पुरानी भाई कहा जाता है कोई था, कोई बड़ा नेता या मुख्यमंत्री था जिसकी कार में बैठ करके बुरहान वानी को ले जाया गया था, ऐसा कुछ था। अच्छा, हाँ, बुरहान वानी को? हाँ, कब की बात है ये पुरानी बात है ना। कितनी पुरानी? जब बुरहान वानी जिंदा था 2016 के, उससे पहले की, मतलब उसी दौर की बात। तो उस समय तो एक मुख्यमंत्री थे, मुफ्ती मोहम्मद सैयद। नहीं, वो मुझे नहीं, कोई बड़े नेता थे, मंत्री थे। आपने चीफ मिनिस्टर बोला। नहीं, मतलब वो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं क्या, पर कोई बड़े मंत्री थे। एक बड़े पॉलिटिशियन थे, वो तो अभी भी जीवित हैं। वो दिल्ली में उनकी गाड़ी के अंदर RDX मिला था। क्या? हाँ, दिल्ली वो बड़े पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन भी हैं ना, और अभी जीवित भी हैं। उनकी गाड़ी में RDX मिला था। एक बड़े मीडिया हाउस ने खबर भी चलाई थी, वो शायद खबर अब नहीं मिलती मेरे ख्याल से। अच्छा, और ये कब की बात है? ये भी मेरे ख्याल से 5-7 साल पुरानी बात होगी, 2014-15 की बात की। हाँ, उसके मुझे एग्जैक्ट डेट आइडिया नहीं आ रहा। फिर जो है एक बहुत बड़ा आपका हवाला डीलर था, क्या था ना, वो उसकी शादी के अंदर जो है आई थिंक जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसका प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ वो आया था उसकी शादी में। तो तत्कालीन जो कश्मीर के जो थे वजीर जो थे, CM साहब, ये इसका मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, उन्होंने स्टेट चॉपर अवेलेबल करवाया था। तो मेन स्ट्रीम जो है उसका तो बड़ा एक लिंक है। बीच में कई सारे लोग जैसे MLA वगैरह थे,
उनके बीच में ऐसे इंसिडेंट हुए कि उनके जो थे ना, जो गनमैन जो थे, उन्हीं के लोग मिलिटेंट्स जो है बंदूकें छीन के भाग रहे थे। उसमें भी कुछ बड़े डाउट्स आए थे कि भाई कैसे भाग रहे हैं। तो मेन स्ट्रीम का तो एक बड़ा एक इन्वॉल्वमेंट मतलब जो है ना वो डाउटफुल रोल रहा ही है। क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद की हम बात कर लें, मुफ्ती मोहम्मद सईद तो जब 86 में इलेक्शन में कैनवसिंग कर रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, उसके बाद राइट्स में कश्मीरी पंडित मारे गए थे और वो तो ओपनली इस्लामिक टर्मिनोलॉजी, इस्लामिक सिंबल्स का यूज कर रहे थे। वो उस समय कौन सी पार्टी में थे? उस समय शायद कांग्रेस में थे। कांग्रेस में थे। हाँ। जमात इस्लामी का जो मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस में दखल है, एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकार में, सत्ता में, ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूँ आपको। देखिए जब ये 2017-18 की बात है, जो होम मिनिस्ट्री जो थी जम्मू कश्मीर की, उसके अंदर 13 सेक्रेटरी थे, तो 13 में से 9 सेक्रेटरी सब कश्मीरी थे और उनके बड़े ड्यूबियस लिंकेजेस थे। होम मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, मतलब ये छोटी मोटी टूरिज्म और वो सब नहीं है। हाँ, तो ये एक तो मैं आपको एक बंदा जो था वो आई थिंक म्युनिसिपल श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सेक्रेटरी रैंक का बड़ा सीनियर आदमी था, ठीक है, वो भी उसका ही मैंने जिक्र किया है मेरी किताब में, जिसको बेस्ट वॉरियर अवार्ड दिया था कोरोना के टाइम पर क्या सरकार की तरफ से। और वो बाद में पता चला कि के फाइट जो ब्लॉग था ना, कश्मीर फाइट ब्लॉग, वो वही चलवाता था और वो जो है बंदे मरवाता था वो, क्योंकि कश्मीर फाइट ब्लॉग में जिसका भी नाम आ जाता था, आपका बाबर कादरी लॉयर का नाम आया था, उसको गोली मार दी गई थी। उसके पहले एक वो जो जर्नलिस्ट था, है ना, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शुजात बुखारी, उसका नाम आया था, उसको गोली मार दी गई थी, है ना। तो के फाइट ब्लॉक जो था वो बंदा चला श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, जो इतनी सीनियर पोजीशन पर काम करता था, वो ब्लॉक चला रहा था। मेरी बाद में बात हुई, उस समय बड़े एक सीनियर अफसर थे वहां पर, डिविजनल कमिश्नर थे, वो मुझे बोलते कि जनाब मुझे क्या पता था, ये हरामजादा तो मेरे साथ रोज मीटिंग में आता था, मुझे थोड़ी पता था कि ये तो बम चलवा सकता है। तो ये इस तरह से इतना डीप पेनिट्रेशन है, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट यू नो किसी को भी, एकेडमिया में भी यही होगा, एकेडमिया में भी यही है। एक सद्दाम पार्टर या नहीं, रफीक नाम था सर, वो आई थिंक वो सोशियोलॉजी का प्रोफेसर था, वो मिलिटेंट बन गया, उसका फिर एनकाउंटर हुआ एकेडमिया के अंदर। तो आप जाकर के देखें जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर, जो अब तो सब बुरके वाले मिलेंगे आपको वहां पर, वहाँ की क्लासेस के अंदर आप जाकर के देखें तो पूरी मतलब कई सारी इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी, जमात का इन्फ्लुएंस, जमात का इतना इन्फ्लुएंस है एकेडमिया के अंदर, सारे ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस वगैरह कश्मीर यूनिवर्सिटी वगैरह में जमात के उस पर होते हैं। अच्छा, इसमें आपने एक सब चैप्टर जो आपने डिस्कस किया है कि मिस्टेक्स ऑफ दिल्ली, हाँ ठीक है, अभी मुझे तो लग रहा है कि ये जो हमने वापस से फिर से डेमोक्रेसी को बहाल कर दिया है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी भूल है, अनदर मिस्टेक ऑफ दिल्ली। बट बहुत संक्षिप्त में अगर आप बता सकें, बहुत पीछे ना जाके, सबसे बड़ी मिस्टेक्स आपको क्या लगती हैं दिल्ली ने की हैं जम्मू कश्मीर को लेके? देखिए सबसे बड़ी मिस्टेक तो अगर हम बात करें 47-48 से ही बात करें क्या था, तो उस वक्त भी इसके नेगोशिएशंस कुछ और तरीके से होने चाहिए, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा विषय हो जाएगा सर से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा रिसेंट की बात करते हैं। उस वक्त जब जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी आई थी, ठीक है, तो जिन्ना खुद तो हम जानते हैं वो कोई बहुत रिलीजियस आदमी नहीं था, ठीक है, वो पेशे से वकील था, एक लॉजिकल आदमी था, शराब पीता था और सुअर खाता था, ठीक है ना, तो वो कोई बहुत रिलीजियस आदमी नहीं था। उसकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की कम्युनल एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो थी, बट अदरवाइज वो एक लॉजिकल आदमी था। और डेफिनेटली जो 2 नेशन थ्योरी आई कि सब दोनों कम्युनिटीज अलग अलग नेशन फॉर्म करती हैं, उसके पीछे एक लॉजिकल आधार था, साथ नहीं रह सकते। तो हमारा पार्टीशन ही उस तरीके से होना चाहिए था कि आप कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन करते, एक मिनिस्ट्री ऑफ पार्टीशन अफेयर्स बनाते, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन इधर से और उधर से होना चाहिए था और उसको 10 ईयर्स का पीरियड देना चाहिए था। लाइकवाइज कश्मीर के अंदर भी कुछ इस तरह से करते कि जो आपका बुद्धिस्ट और हिंदू डोमिनेटेड एरियाज हैं वो इधर रहेंगे, या कुछ उधर कोई सेटलमेंट होता, कश्मीरी जो वैली के अंदर जो वहाँ कुछ सेटलमेंट होता, या कुछ नेगोशिएशन से कोई चीज़ें होती कि सब ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हो जाता, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आती नहीं, सबसे बड़ी ब्लंडर तो। सेकंड जो है फिर आपकी ब्लंडर ये कि आपने 300 उस वक्त, चलो कुछ आपके स्पेशल हालात जो भी रहे होंगे, सब कुछ था क्या कि आपने इस तरह से उस वक्त ध्यान दिया नहीं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो शुरू से ही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को फेवर करते रहे, उनके दिमाग में एक बड़ा एक स्पेशल लव था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के लिए, तो टाइमली इंटरवीन नहीं किया उन्होंने, ठीक है। भाई जब आपको पता है कि आपको साथ रखना है,
अगर मैं ये कहता हूँ कश्मीर का महाराजा भी आनाकानी कर रहा है और आपको पता है कि इस एरिया को लेकर के कितनी सेंसिटिविटी है, बिकॉज इतने इंटरनेशनल एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिन्ना खुद प्लान कर रहा है, जिन्ना का डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मूव होना ही था इस चीज़ को लेकर के, जबकि वो ये कह चुका था कि भाई जो है कि ये कुछ हमारी बात नहीं मान रहे, महाराजा जो कश्मीर की थे उनकी जो भी अनबन वगैरह हुई उसके बाद तो हमने प्रीएम्प्टिव एक्शन क्यों नहीं लिया। हम भी तो कर सकते थे वहां पर जाकर के, हर वक्त आपको जो है इस तरह से नहीं वो इन्वाइट करेंगे तभी हम जाएंगे, तो एक ये चीज रहते ना। और उसमें भी आई थिंक ब्रिटिशर्स का जो है ना कहीं इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा था। वो रन तो इंडियन आर्मी को तो वही कर रहे थे उधर भी और इधर भी, सो दे वर प्लेइंग देयर ओन गेम्स, दे वर प्लेइंग देयर ओन गेम्स। लेकिन हम चलो उसके बाद की बात करते हैं, चलो जब हमारी लिमिटेशंस रही होंगी काफी। अब 70s के अंदर जमाते इस्लामी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को आगे करने का क्या अर्थ? कोई अर्थ नहीं था। वो तो तब आप बिल्कुल क्रश कर सकते थे, और उसमें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आपका सपोर्ट करती था, इनको बिल्कुल क्रश कर देना चाहिए था। फिर उसके बाद 70s के बाद आप 80s में आ जाइए, 80s के अंदर भी जो इस तरह चीज़ें चलती रही। फिर आपका जो है ना ये खैर उस वक्त तो एक काम अच्छा किया कि जो वो पॉपुलर फ्रंट वगैरह जो खुला था, MU ऑफ मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, उसको आगे नहीं आने दिया हमने। बट उस वक्त ये था कि जब शुरुआत में ये मिलिटेंसी शुरू हुई थी तब इनको ये इंश्योर करना चाहिए था कि कश्मीरी पंडित वहां से नहीं निकाले जाए वहां पर जो है ना। तब ये चाहते, क्योंकि वो अगर आप किस्सा सुनेंगे तो बड़ा उसमें किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है। वो कह रहा है कि साहब मुझे यहाँ से आदेश नहीं मिले, फौज ये कह रही है, पुलिस ये कह रही है, सब कुछ अलग अलग बात कर रहे हैं। तब जो है अगर ये लोग चीज़ों को टाइमली अंडरस्टैंड करते, और जगमोहन चिट्ठियां लिख रहे थे दिल्ली में कि साहब यहाँ मिलिटेंसी आने वाली है, बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्या नहीं है, अगर ये लोग तब टाइमली एक्ट करते और इंश्योर करते कि कश्मीरी पंडित वहीं पर है, तो फर्स्ट मैसेज तो वहीं पर मिल जाता। ये उनकी सेकंड गलती थी। उसके बाद आने के बाद जब ये हुर्रियत पनप रहे थे तो इनको एक स्पेस प्रोवाइड ही नहीं करना चाहिए था। आपको शुरू से अपनी तरफ से एक क्लैरिटी रखनी चाहिए थी कि भाई इस सेपरेटिज्म का नैरेटिव ही आपका फॉल्स है, गलत है, चाहे वो लोग कितने भी जोर से चिल्लाएं। देखिए पाकिस्तान और सेपरेटिस्ट और ये जो इस्लामिस्ट है इनका एक तरीका है, ये लोग मानते हैं कि आप जितनी जोर से चिल्लाओगे उतना अगला जो है ना मेंटली कमजोर होता जाता है, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर आप पर बनाते हैं, है ना। तो वो सब करने के बाद जो है ये सब तब उस वक्त इनको रोकना चाहिए था, है ना। तो वो उनकी गलती थी, इनको हुर्रियत वगैरह को आगे नहीं आने देते। और उसके बाद फिर मैं ये कहूंगा कि अभी जो अभी का जो फेज है उसके अंदर एक तब ये लोग ये और कर सकते हैं, जब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं आए थे तब उस पर क्रॉस बॉर्डर एक्शन लेके काफी काम कर सकते थे। फिर उसके बाद 370 हटने के बाद मेजरली इनको ध्यान देना चाहिए था वहां टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने में, एलिमिनेट करने के अंदर, और पूरा का पूरा कश्मीर के नवनिर्माण पर। लेकिन ये लोग वापस फिर उसी ट्रैप में फंस गए, जमात वालों को मेन स्ट्रीम करवाया और अब जाकर के कश्मीर सारा का सारा इन पॉलिटिकल पार्टीज को वापस आपने दे दिया, तो आपने वापस यू आर बैक टू स्क्वायर वन। तो बेसिकली एक हद तक 370 का भी नलिफिकेशन तो मैं नहीं बोलूंगा, दैट विल बी ओवर, मतलब कहता ना उसमें उसका जो जितना आप उससे कहता ना उसके बाद जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। दैट वाज दैट should have been the means, yes, not the end. Because देखिए आप अगर कोई आदमी गलत विचारधारा लेके बैठा है, गलत बात करके बैठा है, तो और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है कि नहीं मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं, तो आपको उसके सामने गुर्राना भी पड़ेगा, आपको उसको दांत भी दिखाने पड़ेंगे, आपको उसको शक्ति दिखा करके आपको उसको लाइन पर लेकर के आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने अपीजमेंट किया तो फिर वो जो है अपनी उस बात पर उसको और उसका यकीन पुख्ता हो जाएगा कि नहीं मुझे उसी रास्ते पर चलना है। तो आपको वहां पर अपना स्टैंड कमजोर नहीं करना चाहिए था। आपने एक टफ एक्शन लिया था 370 हटा करके, तो आगे भी उसी टफनेस के साथ आपको काम करना चाहिए था। कम से कम 15 साल 20 साल तक तो मैं मान के चलता हूं कि एक रोड मैप इनके पास होना चाहिए था कि हमें मिलिटेंसी को और उसके जुड़े हुए तमाम इंस्टीट्यूशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज कैसे करना है और एक नए कश्मीर की बात करनी है। ये इलेक्शंस के शॉर्ट टर्म जो मेथड्स है इनके लालच में आने का मतलब नहीं था, क्योंकि ये लोग देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये सब आउटडेटेड है, अब इनके पास कोई नए सॉल्यूशंस नहीं है। अब आपको कश्मीर के लिए आउट ऑफ द बॉक्स और नए सॉल्यूशंस चाहिए। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना उसका कश्मीर को लेकर के ना तो कभी कोई अंडरस्टैंडिंग रही, ना कभी कोई विजन रहा, वो एडहोक बेसिस पर चलते रहेगा। आधों ने तो कभी उसको अपना पार्ट ठीक से माना भी नहीं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वो एक इलेक्शन का एक टूल टाइप का था। तो अब कश्मीर को चला कौन रहा था? बेसिकली एजेंसीज ही संभाल के चला रही थी। अब होता क्या, देखिए एजेंसीज में होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है ना। अब देखिए अब ब्यूरोक्रेट के पास पॉलिटिकल मैंडेट तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, वो उसका एक मोटिव क्या रहता है कि भाई मेरा टेन्योर शांति से निकल जाए और मेरे टेन्योर के अंदर कोई दिक्कत ना हो। तो वो बाय नेचर ही स्टेटस कोइस्ट होता है और उसका तरीका होता है एंगेज एंड मैनेज। वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात नहीं करता, उसे मतलब भी नहीं है, वो उसका मैंडेट भी नहीं है, वो अपना जॉब करता है। तो एजेंसीज ने
इस प्रॉब्लम को उसी तरीके से टैकल किया कि भाई ठीक है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है तो इसको काउंटर करने के लिए आप ये लेके आ गए, मिलिटेंसी खड़ी हुई तो उसके लिए इखवान लेकर के आ गए, ठीक है क्या। फिर उसके अलावा आपका जो है रेडिकलाइजेशन का नैरेटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपने ड्रग्स का नैरेटिव इसको यहाँ से बैलेंस किया, कुछ एनजीओज खड़े कर दिए, कुछ ये खड़े कर दिए। आपने एसेट्स होते हैं, आपने सपोज कुछ अहले हदीस के मौलवी जो हैं अगर वो ज़्यादा वो हो रहे हैं तो आपने किसी अहले हदीस के मौलवी को कल्टिवेट कर दिया, वो इंडिया के फेवर में बात कर रहा है। कुछ सेपरेटिस्ट के अंदर ही आपने अपना पेनिट्रेट करवा दिया ताकि आप सेपरेटिज्म को ही मैनेज कर रहे हैं, मिलिटेंसी के अंदर भी आपने लोग पेनिट्रेट करवा दिए, तो वो इस तरह से तो कोई ओवरऑल विजन और वो सब नहीं है, मतलब 10 साल में क्या होना चाहिए, 15 साल में क्या वो उनका एम भी नहीं है ना। देखिए उनके पास वो विजन क्यों होगा, क्योंकि वो अपना 2 साल 3 साल की पोस्टिंग के लिए वहां पर आता है वो बंदा, ठीक है, एजेंसी वाले, हाँ कोई भी ब्यूरोक्रेट है XYZ, उसके बाद उसको वहां से जाना है, वो उसकी ड्यूटी का ही पार्ट नहीं। और उसको तो अपना पॉलिटिकल मास्टर जब ऊपर से ही कोई क्लैरिटी नहीं है तो वो क्या करेगा, और उसको पता है 3 साल बाद वो चीज़ पॉलिसी फिर बदल जाएगी ना। तो इस तरीके से ये अलग अलग चीज़ें चलती रही। तो एजेंसीज का रोल मैं एक हद से ये कहूँगा कि वो एटलीस्ट उनकी वजह से उनकी 2 सक्सेस ये रहेगी जो है कि एक तो कश्मीर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनलाइज नहीं हो चुका, ठीक है, और दूसरा मिलिटेंसी को करप्ट कर दिया बेसिकली, क्या है तो पैसा वैसा अंदर फ्लो करवा करके वो कर दिया, ठीक है। लेकिन हाँ नुकसान ये ड्रॉबैक की जो अभी जितना जो बिखराव एक मेस जिसको आप कहेंगे ना, पूरा जो कीचड़ जो फैला हुआ है, क्या कहते हैं, पूरा का पूरा जो कहते हैं ना प्रॉब्लम की इतनी फैलाव जो हुआ है, वो भी एजेंसीज के द्वारा उठाए गए सारे जो शॉर्ट टर्म जो कहते हैं ना जो एडहॉक मेजर्स से उनका नतीजा है। पुरानी तरीके की एक एस्टेब्लिशमेंट वापस आ रही है। टेरर फाइनेंसिंग के क्या क्या आप फ्यूचर देखते हैं, और इंडिया का क्या रोल होना चाहिए, व्हाट शुड इंडिया डू? यस, लेकिन लास्ट में आपको ये कहूँगा कि एस्टेब्लिशमेंट डेफिनेटली वापस आ रही है। टेरर फाइनेंसिंग के लिए नए नए मेथड ये लोग वो करेंगे। जैसे अब तो देखिए, मैं तो इंडिया का क्या रोल होना चाहिए, इससे ये सवाल थोड़ा सा बेमानी इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको तो पहले ही बता दिया था कि आपको क्या करना चाहिए था, वो तो इन्होंने किया नहीं। तो अब जो है इस नई रजीम के अंदर क्या रोल होना चाहिए, अब इसके ऊपर तो क्या ही कहा। नई रजीम के अंदर ठीक है वही उसी पुराने ढर्रे से चीज़ें चलेंगी। हालांकि काफ़ी सारे पावर्स तो गवर्नर के पास ही हैं, जैसे LG के पास ही पुलिस वगैरह के पावर्स हैं। तो मुझे कोई बहुत लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई चीज़ें दिखती नहीं है। धीरे धीरे चीज़ें आई थिंक वही बैक टू ट्रैक होनी चाहिए। बट यस ये है कि अगर इनको कुछ करना ही है तो अब इनको थोड़ा सा कुछ कॉन्क्रीट स्टेप, एक रोड मैप तैयार करना चाहिए कि मिलिटेंसी के नैरेटिव को किस तरीके से काउंटर करना और कंप्लीटली फिनिश ऑफ करना है, और एक सिग्नलिंग प्रॉपर कि आप हिंदुस्तान के साथ रहिए, आपको रिलीजियस फ्रीडम है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की फ्रीडम नहीं है। अगर आप खिलाफ जाते हैं तो फिर आप हमारी बंदूकें आपको जवाब देंगी, उस पर कोई रहमदिली नहीं होगी, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ये इनको थोड़ा सा एक उसमें वो करना चाहिए। जैसे दूसरी तरह पहलू ये कि हमारा जो एजेंसीज जो है, हमारा जो काउंटर टेररिज्म सेटअप जो है, उसके अंदर भी ट्रेनिंग स्किल्स वगैरह आपको फार बेटर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा उनके अंदर, क्योंकि अब जो टेरर फंडिंग वगैरह इन सब के अंदर इनोवेशन बहुत हायर लेवल पर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये क्रिप्टो ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से मैं तो यही कहूँगा। बट देन देखिए, मैं थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में आई एम अ बिट स्केप्टिकल, बिकॉज अब जो है ना टेरर फंडिंग के भी दायरे बहुत बढ़ रहे हैं। अब सिर्फ टेररिज्म ही आपकी प्रॉब्लम नहीं, जो वाइड स्प्रेड रैपिड जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन यहाँ पर जो हुआ है ना कंट्री के अंदर, जिसके नतीजे सिर्फ टेररिस्ट ब्लास्ट है वही नहीं होंगे, उसके नतीजे कम्युनल राइट्स भी होंगे और किस्म का सेबोटाज होगा। जैसे अभी रेलवे को सेबोटाज करने की सारी चीज़ें चल रही हैं, आए दिन सिलेंडर मिलता है और तरह की, तो किसी भी तरीके से वो चीज़ें मैनिफेस्ट होकर के आएंगी। तो अब इंडिया को एक बहुत बड़ी समस्या से डील करना है, जो कि पहले से कहीं ज़्यादा विकराल रूप धारण कर चुकी है। कश्मीर की सारी मिलिटेंसी का जो स्रोत है, जो फंडामेंटल जो मतलब है ना, वो पाकिस्तान से आता है। ठीक है ना, रेडिकलाइजेशन लोकल पॉपुलेशन के अंदर है। ठीक है, वो तो पिछले कई सालों का परिणाम है, उसको आपको अलग लेवल पर टैकल करना ही है। बट टेररिज्म का जो कहता है ना, जो रूट कॉज जो आता है, जहाँ से FTs वगैरह आते हैं, वो पाकिस्तान से आते हैं। तो आपको जड़ पर अटैक करना पड़ेगा, मतलब अटैक एज इन जड़ का समाधान निकालना पड़ेगा किसी न किसी लेवल से। पाकिस्तान को आप कैसे टैकल करते हैं वो एक अलग विषय है बहस का, उसके कई सारे तरीके हैं जैसे। बट जब तक आप जड़ पर नहीं जाएंगे तब तक आप जो है आगे सिर्फ आप डालियां काट रहे हैं। बाकी तो मैनिफेस्टेशन है उस चीज। यस, चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने इतने विस्तार से सारी चीजों को बताया। थैंक यू सो मच।